सहारा प्राम में उनके तिवारी और आप देख रहे हैं सहारा समय। तो बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण का मतदान जारी है। मतदाता केंद्रों पर अपनी लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए हैं और अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। आज 15 जिलों की 78 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। 2.35 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल आज करने वाले हैं, जिसके लिए 33,782 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आज कुल 1,204 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। आखिरी चरण में नीतीश सरकार के 12 मंत्रियों समेत कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। इनमें बीजेपी के 5 और जेडीयू के 7 मंत्री शामिल हैं। महागठबंधन के कई दिग्गज नेताओं का भी राजनीतिक भविष्य इस चुनाव में तय होगा। इनमें आरजेडी 46 सीटों पर मैदान में है, कांग्रेस 26 सीटों पर लड़ रही है, सीपीएम 5 और सीपीआई ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। एनडीए की ओर से जेडीयू 37 सीटों पर और बीजेपी 35 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वीआईपी 5 सीटों पर और हम 1 सीट पर मैदान में हैं। तीसरे चरण में कई इलाके मुस्लिम आबादी वाले हैं। इनमें किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया प्रमुख रूप से शामिल हैं। इन इलाकों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 2 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अंतिम चरण में 23 सीटों पर आरजेडी और जेडीयू के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है, जबकि आरजेडी और बीजेपी में 20 सीटों पर सीधी भिड़ंत है। एलजेपी के प्रमुख चिराग पासवान का कहना है कि इस बार मतदाता उनके पक्ष में है। तो बिहार के दिग्गजों ने भी मतदाताओं से अधिक संख्या में निकलने और वोट डालने की अपील की है। आइए सुनते हैं नेताओं ने आज क्या कहा। मैं सब लोगों से अपील करूंगा कि मत का प्रयोग करें, सब लोग घर से निकलें और वोटिंग करें, लोकतंत्र के इस पर्व में भागीदार बने। और आप जानते हैं कि बिहार जो है अपने भविष्य को लेकर के फैसला लेने का काम करेगी। और जहां तक पहले 2 चरणों की बात अगर कहें तो 2 चरण जो है लगभग एक पक्ष मतदान हुआ है। लगभग हम लोगों को 2/3 की ओर जो है बिहार अब तीसरे फेज़ में बढ़ रहा है। तीसरे फेज़ में 2/3 की ओर बढ़ रहा है। तो जो बदलाव की जो गंगा का जो बयार था, अब गंडक और कोसी का भी वही हाल है। देखिए, जिस तरीके से पिछले 2 चरण गए, पूरी उम्मीद वैसे ही है कि उसी तरीके से इस चरण में भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को पिछले 2 चरण में उनको भी अच्छी बढ़त मिली और लोक जनशक्ति पार्टी जिस तरीके से हम लोग को जानकारी सामने आई और हम लोग के प्रत्याशियों का जिस तरीके से 2 चरण में प्रदर्शन रहा, पूरी उम्मीद करता हूं कि उससे बेहतर प्रदर्शन ही हम लोग का तीसरे चरण में भी होगा। खुद गया हूं, ज़मीन पर गया हूं, अकेला पार्टी के लिए मैंने मेहनत की है। तो जो जानकारी जिस तरीके से सामने आ रही है, जिस तरीके से लोग बिहारी फर्स्ट के साथ जुड़ रहे हैं, तो विश्वास है कि इस चरण में भी प्रदर्शन हम लोग अच्छा रहेगा। एक बात स्पष्ट है, बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ, जिसमें कोई संदेह नहीं है, दोनों चरण ने इस बात को प्रमाणित कर दिया। तीसरा चरण इस बात के ऊपर एक फाइनल मोहर लगा देगा कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब कभी दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। यार, जनता विपक्ष को क्यों वोट दे? सत्ता पक्ष को तो नहीं देगी, विपक्ष को क्यों वोट दे? जब किसी मुद्दे में विपक्ष नहीं होते, विपक्ष 5 साल 15 सालों से गायब है, सदन से गायब, पानी से गायब, चिमकी से गायब, शेल्टर हाउस से गायब, एनआरसी से गायब, कोरोना से गायब, फिर दोबारा पानी से गायब, 18 जिले में पानी आया उससे गायब, और कंप्लीट दिल्ली में फार्म हाउस में थे, कोरोना आया, 1 लोगों से नहीं मिले। तो दुनिया देख नहीं रही है कि बीजेपी नीतीश कुमार के खिलाफ बात हो रही है, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ नहीं हो रही है। आगे बढ़ने का वक्त है और आगे हम तभी बढ़ेंगे जब नीतीश जी और लालू जी से मुक्ति पाएंगे। यही सोच के वोट किया है। लेकिन नीतीश जी ने कहा कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। हाँ, मैंने सुन लिया। चुनाव तो वैसे भी उन्होंने लड़ा ही नहीं है विधायक का, तो अंतिम चुनाव का क्या मतलब है? और जहां तक एज ए मुख्यमंत्री उम्मीदवार वो कहना चाहते हैं अंतिम चुनाव है, तो ये चुनाव भी नहीं होना चाहिए था। 15 साल तो हमने उन्हें दिए हैं, पर अब सम्मान के साथ रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए थी। आप भी चुनाव लड़ रही हैं, लिए क्या देख रही हैं इस चुनाव? मैं अपने लिए वही देख रही हूँ जो मैं बिहार के लिए देख रही हूँ। मैं यहाँ पे आई हूँ बिहार को आगे लेके जाने के लिए, और बिहार में जो हालत है वो बहुत ही खराब है, तो अब आगे बढ़ने का वक्त है। तो भैया आपने सुना नेताओं का क्या कहना है, सब अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
तो बिहार दंगल 2020 पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे मेहमान हैं श्वेता श्रीवास्तव जी, बीजेपी नेता हमारे साथ पटना स्टूडियो से जुड़ गई हैं। और इसके बाद हमारे साथ राजेश जी हैं, राजेश भट्ट जी हैं, एलजेपी के स्पोक पर्सन है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल नोपानी जी हैं, जेडीयू प्रवक्ता, पटना स्टूडियो से जुड़े हैं हमारे साथ। और राहुल लाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी नोएडा स्टूडियो से जुड़े हैं। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो पहला सवाल मेरा राहुल जी आपसे होगा, देखा जाए तो कई पार्टियां दावा कर रही हैं कि उनकी सरकार बननी है, विकास की बात हो रही है, और अभी हमने नेताओं के बयान सुने, कितनी सच्चाई दिख रही है? क्योंकि मतदान प्रतिशत जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये तो बड़ी सुबह से एक अच्छा सा न्यूज़ हम लोग देख रहे हैं कि इस क्षेत्र में मतदान प्रतिशत एक तरह से पहले दोनों चरण से ज़्यादा दिखेगा। हम लोग ये भी चीज़ देख रहे हैं कि इसके पहले यानी 60% मतदान रहा था पूर्व में, तो क्या ये रिकॉर्ड वहाँ तक पहुँचेगा? पूरी संभावना है कि 60% मतदान तक पहुँचेगा। तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन सीमांचल और मिथिलांचल का बिहार के राजनीति में अपना बड़ा ही योगदान है। अगर हम लोग इसमें आज जो चुनाव हो रहे हैं उसमें सीमांचल का क्षेत्र भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सीमांचल की जो 24 सीटें हैं वो एक तरह से अपने मुस्लिम वोटों के लिए जो है कि वो जगह जाना जा रहा है वो। और उसी सीमांचल के 24 सीटों में से 14 सीटों पे ओवैसी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं, उसमें से 11 उम्मीदवार हैं। तो अब वहाँ पे भी जो हम लोग देख रहे हैं कि मुकाबला को त्रिकोणी बनाने का प्रयास हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग जमीन पे जाते हैं तो मुकाबला त्रिकोणी नहीं बनता, क्योंकि इसके पहले के 2 चरण में हम लोगों ने देखा कि एलजेपी की तरफ से मुकाबले को त्रिकोणी बनाने का प्रयास हो रहा था। लेकिन यहाँ पे जो ओवैसी बंधुओं वाला ग्रुप है या फिर जो अभी देख रहे थे पप्पू यादव, ये लोग मिल के उसको त्रिकोणी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन चूंकि इतना आमने सामने और सीधा सीधा मुकाबला है कि लोग अपना वोट बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, तो इसलिए सीमांचल के मामले में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे इसी जगह पे वो विवाद भी हम लोगों को नजर आया जहाँ पे योगी आदित्यनाथ ने सीए एनआरसी की बात कही और वहीं पे सामने से नीतीश कुमार ने जो है कि सीए एनआरसी का खंडन किया। तो एक तरह से जदयू और बीजेपी के बीच का जो मतभेद था वो भी इस चरण के चुनाव प्रचार में हम लोगों को देखने के लिए मिला। तो इसका मुख्य कारण ये था कि यहाँ पे सभी पार्टियां अपने अपने ढंग से पोलराइजेशन करने का प्रयास कर रही हैं सीमांचल के क्षेत्र में। चलिए, तो कहीं ना कहीं सीमांचल की 24 सीटें बड़ी महत्वपूर्ण भी हैं। श्वेता जी, सवाल मेरा आपसे होगा, देखा जाए तो बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि उनकी सरकार बन रही है। हालांकि नीतीश कुमार को लेकर या उनके मंत्रियों को लेकर काफी विरोध जनता करती दिखाई दे रही है। और अब की जो स्थिति है, क्या देख के आपको लगता है कि वाकई में एनडीए आ रही है, एनडीए की सरकार बनती दिख रही है? हाँ, बिल्कुल एनडीए की ही सरकार बन रही है। इसमें कहीं भी कोई इफ बट का कोई संशय नहीं है। चलिए, देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, बयान कई तरह के आ रहे हैं, सीए का मुद्दा उठाया जा रहा है, इसके अलावा लव जिहाद भी मुद्दा बन के आ रहा है, साथ ही साथ जनसंख्या विस्फोट को भी मुद्दा बनाया जा रहा है। क्या ये मुद्दा बनाना, इन फिलहाल रोजगार जैसे बड़े मुद्दों को छोड़कर इन सबको मुद्दा बनाना जरूरी था, या तीसरे चरण में ऐसा क्या हुआ जब इसको मुद्दा बनाने की जरूरत पड़ गई? नहीं सर, ये हमारा पहले का भी टारगेट है। सीए कोई मसला आज का मसला नहीं है। और जो लव जिहाद है, अभी की घटनाएं इतनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही हैं कि मुद्दे जो है खुद ब खुद उभर के आगे आ रहे हैं। तो इसलिए ये मुद्दे बनते चले जा रहे हैं। चलिए, हमारे साथ एलजेपी से है राजेश भट्ट जी। राजेश जी, सवाल मेरा आपसे होगा, देखा जाए बीजेपी कह रही है कि मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं और लगातार उनका कहना है कि सरकार उनकी बन रही है, जेडीयू का लगातार विरोध कर रहे हैं। तो आखिर जेडीयू और बीजेपी एक में है, तो बीजेपी का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, अभी तक आज जो तीसरे चरण का मतदान जिन क्षेत्रों में है, आप कह लीजिए कि सीमांचल और मिथिलांचल का ज्यादा क्षेत्र है, उसमें अगर कोई विकास हुआ है तो वो केंद्रीय योजनाओं का विकास है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 लेन दिया है, कोसी का जो पुल दिया है, ये कनेक्टिविटी बढ़ी है। बाकी अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो प्रदेश कार्यालय, प्रदेश की सरकार जो है वो जिन विकासों को करना चाहिए था, जो मुद्दे हैं, असली जो मुद्दे हैं, जमीनी हकीकत जिससे साफ स्पष्ट होता है, वो कुछ ऐसा हुआ नहीं है जमीन पे। वहां की सबसे बड़ी जो समस्या है वो मजदूरों के पलायन का है। किसान वहां के अत्यधिक मात्रा में भूमिहीन है। दर्जनों वहां उद्योग धंधे बीमारू हो गए हैं। उद्योग धंधों के विकास पर कोई कार्य नहीं हुआ है। नीतीश जी मुद्दों से भटकाने का बराबर प्रयास कर रहे हैं।
हालांकि उन्होंने पिछले धमदाहा की सभा में उन्होंने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। बिहार की जनता से अब माफी मांगने के लिए तैयार रहें। 10 तारीख को जो आने वाले चुनाव के परिणाम आएंगे वो जस्ट उनके विरुद्ध आएंगे। आप देख रहे होंगे आज के चुनाव के मतदान में लोगों में खासा उत्साह है। ये उत्साह जो है वो नीतीश कुमार के बदहाल बिहार के विरुद्ध है। अब बिहार की जनता इनसे निजात चाहती है, बिहार को पहले पायदान पे ले जाना चाहती है, हर घर में खुशियां चाहती है, एक विकसित बिहार चाहती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी ने एक विकसित बिहार की योजना बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के तहत दिया है। अब आने वाले चुनाव में के जो परिणाम आएंगे 10 तारीख को आप देखेंगे, भाजपा के नेतृत्व में एक लोजपा मजबूत सरकार बिहार को देने जा रही है। चलिए, भाजपा के नेतृत्व में लोजपा के साथ सरकार बनेगी। कमल लोपानी जी, आपके पास में आऊंगा। नीतीश कुमार ने विकास नहीं किया है, नीतीश कुमार विकास विरोधी हैं, कई तरह के आरोप एलजेपी की तरफ से लगते आए हैं। और देखा जाए तो जिस तरह से मुख्यमंत्री ने बयान दिया है पूर्णिया के धमदाहा में, उसको देखकर भी अब आरोप लगने लगे हैं लगातार विपक्षियों की तरफ से। तो आखिर क्या जरूरत पड़ गई थी नीतीश कुमार को 2 चरण होने के बाद तीसरे चरण के पहले इस तरह का बयान देने की? उन्होंने एक इमोशनल कार्ड खेला था जो उल्टा पड़ गया। कमल लोपानी जी से जवाब ले लेते हैं। राजेश जी, कमल लोपानी जी से मेरा ये सवाल है, उनसे जवाब ले लेते हैं। मांग रहे हैं जवाब। अरे सर, जवाब हमसे मांग रहे, दे रही है जवाब। मैं स्पष्ट कर दूं, नहीं, कमल जी जवाब आप दीजिए, जवाब आप दीजिए। उन्होंने स्पष्ट पहले तो बीच में बोलना बंद करवाइए, बता दी है गई है। बीच में बोल के इसके बाद मैं लड़ने के राजेश जी आपकी बात हो गई, आपके पास दोबारा आ रहे, फिलहाल इनसे जवाब ले दीजिए कमल जी से। जदयू के लोगों ने भाजपा को हराने का एक षड्यंत्र रचा है। राजेश जी, कमल जी से जवाब ले लेते हैं, जो आरोप आपने लगाया उसका जवाब ले लेते हैं कमल जी से। ये बोलना हमसे पूछा कि इनसे पूछा आपने? कमल जी जवाब दीजिए आप। तो जवाब दीजिए हमसे। जदयू के लोगों ने सर जो भीतर घात कर रखा है, एकदम ये गलत शब्दों का प्रयोग हो रहा है। राजेश जी आपके पास मैं दोबारा आता हूं, फिलहाल आपने जो आरोप जेडीयू पर लगाए उनसे जवाब ले लेते हैं इन आरोपों पर। कमल जी जवाब दीजिए आप। जवाब लीजिए हमसे। आप बीच में बोल रहे हैं, क्या संस्कार देते हैं? लोजपा यही संस्कार दे रही है सर। अगर अपनी बातों को रखने का संस्कार वास्ता है तो मैं गुनाहगार हूं। अगर एक जगह से पूछा जा रहा है, साहब इतना बौखला क्यों जाते हैं? नहीं, ये बातें ऐसी कर कमल जी आप मुद्दे पर आइए और मुद्दे जो सवाल आपसे किए उसका जवाब दे दीजिए। खैर, अब आपने मेरे से पूछा, बहुत आदर करते हैं, आपने मेरे से पूछा, साथी हैं। आपने मेरे से पूछा कि नीतीश कुमार जी ने जो आखिरी बयान दिया, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं आपको कि उस चुनावी सभा का, इस विधानसभा चुनाव की वो आखिरी चुनावी सभा थी। उस चुनावी सभा में नीतीश कुमार जी ने बोला ये चुनाव हमारा आखिरी है, तो वो आखिरी चुनाव था। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी कोई भी कार्य का निर्णय लेते हैं, कोई भी बड़ा निर्णय लेते हैं तो पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक बुला के निर्णय लेते हैं। इतना बड़ा निर्णय वो नहीं लिया। इसको प्रेजेंट जो किया गया विपक्षी पार्टियों के द्वारा कि हार स्वीकार कर लिए, मान गए, ये भ्रम पैदा मतलब आपका ये कहना है कि उन्होंने कहा था कि इस चुनाव की आखिरी जनसभा है, ये हिसाब मांगा जा रहा है बिहार की जनता। कमल जी, आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कहा था कि ये चुनाव की आखिरी जनसभा है? नीतीश कुमार जी ने चुनाव में आखिरी दिन ये बयान दिया है। आखिरी चूंकि चुनावी सभा थी इसलिए उन्होंने स्पष्ट किया कि ये आखिरी चुनाव है। और 10 तारीख का रिजल्ट जो वोट कटवा पार्टी है एलजेपी, नोपानी साहब इतने बौखलाहट में हताशा का ये बयान समझ में नहीं आ रहा है आपको? ये एलजेपी बिहार की तमाम जनता ने इसको इस रूप में लिया है। 2 से 3 सीट एलजेपी को मिल रही है पूरे तीसरे बिहार चरण में। के मतदान में एनडीए का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। चलिए, सीटें कितनी मिल रही है ये तो जनता तय करेगी और 10 तारीख को ये पता चल जाएगा। हमारे साथ रोहित सिंह जी भी जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय संयोजक है युवा चेतना मंच के। रोहित जी आपके पास में आऊंगा। देखिए, लगातार चर्चा हो रही है कि एनडीए की सरकार बन रही है, महागठबंधन का दावा है कि उनकी सरकार बन रही है, और साथ ही साथ ये भी लगातार आरोप लग रहे हैं कि बिहार में विकास नहीं हुआ है। किस तरह से देखा जाए इसको, और जो राजनीति हो रही है वो कितनी सही है फिलहाल? देखिए, व्याकुल भारत हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के साथी, और लोक जनशक्ति पार्टी भी बेचैन हो गई है।
अरे भाई, अब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मोदी जी, अमित शाह जी, जगत प्रकाश नड्डा जी, सुशील मोदी जी, संजय जायसवाल जी और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गांवों में घूम घूम कर प्रचार कर रहा है कि हमारी शादी नीतीश कुमार जी से हुई है। लेकिन पता नहीं लोक जनशक्ति पार्टी के युवराज चिराग पासवान जी ने कौन से शादी का सिविल कोड का कागज निकाल दिया है कि भाई हमारी शादी भारतीय जनता पार्टी से है। तो पहले तो आदरणीय नीतीश कुमार जी और प्रिय चिराग पासवान जी दोनों लोग ये फरिया लें कि भारतीय जनता पार्टी की असली पत्नी कौन है, और जब पत्नी का निर्णय हो जाएगा तब फिर संपत्ति का बंटवारा होगा और संपत्ति किसको मिलेगी यह तय होगा। बिहार में 10 नवंबर को गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान एक साथ एक मंच पर आकर लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र, पूर्व उप मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को राज तिलक करने जा रही है। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार जी बिहार के 15 सालों से मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार जी ने लालू प्रसाद जी और राबड़ी देवी जी के कार्यकाल को गाली देकर बिहार में सत्ता हथियाने का काम किया। हम आदरणीय नीतीश कुमार जी से पूछना चाहते हैं कि 1990 से लेकर 94 तक वो भी जनता दल के नेता थे और लालू प्रसाद यादव जी के गाड़ी के स्टेपनी के रूप में पूरे बिहार और देश उनको जानता था। 1989 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की कैबिनेट में वो राज्य मंत्री बने थे तब भी लालू प्रसाद जी ने कृपा किया था। तो 90 से 94 तो जंगल राज में नीतीश कुमार जी भी पार्टनर थे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जब 2013 में जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री बना दिया और फिर जीतन राम मांझी जी को अपमानित कर मुख्यमंत्री पद ले लिया और उसके बाद नीतीश कुमार जी से भाजपा अलग हो गई और नीतीश कुमार जी ने लालू जी का समर्थन बाहर से ले लिया, राष्ट्रीय जनता दल का। तो क्या उस समय जंगल राज नहीं दिख रहा था नीतीश कुमार जी को? उसके बाद चलिए चुनाव में वो राजद के साथ चुनाव लड़े, कांग्रेस के साथ चुनाव लड़े, वो बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। 20 महीने तक लालू प्रसाद जी के पुत्र तेजस्वी यादव जी उनके साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे। लालू जी के लड़के तेज प्रताप यादव जी उनके हेल्थ मिनिस्टर रहे। लालू जी और कांग्रेस पार्टी के नेता कैबिनेट के भागीदार रहे। उस समय क्या नीतीश कुमार जी को जंगल राज नहीं दिख रहा था? ये दो मुही राजनीति बिहार की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। गुड गवर्नेंस, बेटर लॉ एंड ऑर्डर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दों पर बिहार का नौजवान, बिहार का किसान, बिहार का गरीब, बिहार का मजदूर महागठबंधन के पक्ष में अपने मताधिकार का प्रयोग कर आज अंतिम चरण में थंपिंग मेजोरिटी की ओर जो बिहार बढ़ रहा है। लगातार चलिए मतदान तो फिलहाल रोहित जारी है, जनता तय कर लेगी कि आखिर कौन है। फिलहाल श्वेता जी कुछ कहना चाह रही, श्वेता जी बताइए। श्वेता जी आपकी टिप्पणी। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है? नहीं आ रही है किसी को नहीं। हाँ, जैसा कि उन्होंने कहा, रोहित जी ने कहा कि विगत दिन कुछ 2015 में नीतीश जी ने लालू यादव मतलब कि आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाया। ये बात सही है कि आरजेडी के साथ में उनको ऐसा लगा था, माननीय मुख्यमंत्री को ऐसा लगा था कि हो सकता है कि नया जनरेशन जो है तेजस्वी प्रसाद यादव अपने पिताजी से अलग होंगे, लेकिन उनसे भी ये 4 कदम आगे हैं। लेकिन मैम जब गठबंधन हुआ था तब तो लालू प्रसाद यादव भी वहां मौजूद थे। काम करने में गठबंधन के समय तो लालू यादव मौजूद थे। लालू यादव की बड़ी भूमिका थी इस गठबंधन में। लालू प्रसाद जी भी यादव, लेकिन लालू प्रसाद जी भी थे, लेकिन उन्होंने अपने सारे सारे कार्यभार को अपने पुत्र के हवाले कर दिया। एक तो धृतराष्ट्र अपने पुत्र के मुंह में पूरे अपने राज्य को नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरीके से लालू जी जो थे सो थे ही, और अपने पुत्र के मुंह में आरजेडी को बर्बाद कर दिए, पूरे बिहार को बर्बाद कर दिए। आपको याद होगा सर कि 15 साल पहले कोई भी महिला बाहर नहीं निकल सकती थी, कोई भी डॉक्टर यहाँ नहीं रह सकता था, कोई भी व्यापारी वर्ग यहाँ नहीं रह सकता था। चारों तरफ सिर्फ आतंक ही आतंक था। उसके बाद जब कुछ दिन हम लोग अलग रहे, नीतीश कुमार जी भी अलग रहे, और फिर उन्होंने सोचा कि एक चांस हम
तेजस्वी प्रसाद यादव को देते हैं और इनके साथ मिलकर सरकार बनाते हैं। लेकिन उनकी जो रगों में गुंडागर्दी का खून दौड़ रहा है वो मैंने उस पे हावी होता चला गया। मैम सरकार थी, मजाक थोड़ी था कि किसी से भी हाथ मिला के वो सरकार बना लेते हैं और बिना जाने समझे कौन है कैसे है। ऐसे ही किसी से राह चलते आदमी से तो सरकार गठबंधन करके सरकार बनाई नहीं जा सकती। आप देखेंगे कि नहीं 2015 में जब सरकार बनी थी तो उसमें भी तो 1990 से 2005 की कहानियां उसमें भी जनता के बीच में मौजूद थी। एक चीज जरा सा मेरी बात होने दीजिए। मैंने आपकी बात में सुन चुका हूं। मैं कह रहा हूं कि 1990 से जब 2005 की सरकार बनी थी तो 2015 में वो सारे अनुभव उस समय में नीतीश कुमार जी के पास मौजूद थे। और उस समय जब पूरा गठबंधन हुआ था तो लालू जी बिल्कुल सामने में मौजूद थे और जनता से जो मांगा गया था एकदम उसमें नीतीश और लालू दोनों के पोस्टर से पूरा बिहार भरा पड़ा हुआ था। तो वो जो पूरा का पूरा जो जनादेश दिया गया था वो उसी गठबंधन को दिया गया था। तो ऐसे स्थिति में फिर अचानक से फिर तब तो ये चीजें उठ जाती है ना कि लोग जनादेश किसी और के साथ लेते हैं और बीच में फिर जनादेश के साथ धोखा हो जाता है। जैसा कि हम लोगों ने अभी महाराष्ट्र के चुनाव में देखे कि शिवसेना बीजेपी के साथ लड़ी, शिवसेना बीजेपी के गठबंधन को लोगों ने वोट दिया और अंतिम में जो है कि शिवसेना कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ चली गई। तो ये तो जनादेश के साथ धोखा है ना। एक चीज आप समझ लीजिए, एक बार गलती की गई, एक बार गलती क्या होती? 1990 से 2005 का जो 15 वर्ष की पूरी कहानी बताई जा रही है वो कोई बिहार के डोमेन में कोई नई कहानी नहीं है। बिहार अब उसी न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ नहीं टिकेगा जहाँ पे कि लोगों की सुरक्षा जैसे मूलभूत मुद्दे ही होते थे। अब बिहार का युवा जो है वो आकांक्षी है और वो उससे आगे नई चीजों की अपेक्षा करता है। देखिए बिहार का कोई व्यक्ति ये नहीं कहता कि नीतीश कुमार ने काम नहीं किया है, लेकिन जो युवा पीढ़ी है उसकी कांक्षाएं अलग है उससे। सब कुछ सामने आ जाएगा। चलिए एक जगह से खाली मैं एक चीज जो कहना चाहता हूं, सामने आ जाएगा और आप देख लेंगे। देखिए मैं आज भी आप लोगों देखिए श्वेता जी टिप्पणी ले लेते हैं राहुल जी से, उसके बाद आपके पास मैं दोबारा आता हूं, आपको दोबारा मौका दिया जाएगा। राहुल जी आपकी टिप्पणी। देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि जो एनडीए की जो समस्या है, देखिए एक तो इसमें बिहार में एंटी इनकम्बेंसी 15 साल बाद कहीं पे भी होता है। आप ये भी चीज समझिए कि कोरोना काल के बाद एक तरह से जो कोरोना के बीच में जो पूरी व्यवस्थाएं डिस्टर्ब हुई उसके बाद ये फर्स्ट चुनाव है ये, तो वैसे में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इसमें बिहार में जो सबसे बड़ी कमी ये है कि एनडीए के बीच में जो गठबंधन है, देखिए गठबंधन की स्थिति क्या है जो बार बार मैं कह रहा हूं। एक तो खुद ही जो है कि जदयू और बीजेपी के बीच में जो मजबूत विश्वास का संबंध होना चाहिए उस विश्वास के संबंध की कमी है। कई जगह बिहार में कई सारे वीडियो ऐसे वायरल हुए जिसमें कि जदयू के नेता ये कहते हुए पाए गए कि सोचिए कि कैसी अविश्वास की रेखा है कि उसमें कि कोई बीजेपी के विरोध में इस स्तर पर भी जा सकते हैं, आप आरजेडी को भी समर्थन कर सकते हैं। तो दिन के उजाले में जदयू का जो मुद्दा है, नहीं सुन तो लीजिए, जदयू का मुद्दा नहीं है ना। आपके पास मैं दोबारा आपके पास बारी बारी सुन लीजिए जरा। बीजेपी का जो जब आपके समय में आप बोल लीजिए। श्वेता जी आपके पास मैं दोबारा आ रहा हूँ, आपके पास आता हूँ। फिलहाल राहुल जी से जवाब ले लेते हैं। मैं कह रहा हूं कि देखिए ये जो चीज बनी हुई है, एक तो ऐसा चीज है कि बीच में एलजेपी है। एलजेपी की गतिविधि को बीजेपी चाहे जितना भी कह ले कि एलजेपी से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है, लेकिन बिहार के लोग राजनीतिक दृष्टि से काफी बुद्धिमान है। कोई ये मानेगा नहीं कि वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो हनुमान है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं सब लोग समझ रहे हैं कि पर्दे के पीछे से कोई ऐसा सीन है जहां पे कि एलजेपी बीजेपी से जुड़ी हुई है और बीजेपी एलजेपी के माध्यम से कहीं ना कहीं जदयू को छोटा भाई का दर्जा करना चाह रही है और बीजेपी बड़े भाई के रोल में। चलिए कहीं ना कहीं इसके पीछे बीजेपी की क्या मंशा ये तो आने वाले समय में साफ ही हो जाएगी। फिलहाल कमल लोपानी जी से हम जवाब ले लेते हैं। रोहित जी ने भी सवाल उठाया था कि जंगल राज था और लगातार ये कहती आ रही है बीजेपी और एनडीए भी लगातार, यानी कि जेडीयू भी लगातार ये कह रही है कि 15 साल जंगल राज रहा। इस दौरान जेडीयू का भी कार्यकाल था, जेडीयू और आरजेडी ने मिलकर सरकार बनाई, उस कार्यकाल को भी जोड़ा जा रहा है क्या जंगल राज में? कमल जी। सर वो 1990 से 2005 था सर। ये 2005 से जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी को जानकारी मिली कि अब ये गलत हो रहा है, ये निर्णय ठीक नहीं हो रहा है, और जिस ढंग से लालू सरकार के ऊपर, तेजस्वी यादव के ऊपर, तेज प्रताप जी के ऊपर, उनकी पूरी टीम के ऊपर जो आक्षेप आ रहे थे, जो जितना भी उन्होंने जो भी पूर्व में जितने भी घोटाले हुए थे उसकी परत दर परत खुल रही थी, तब माननीय मुख्यमंत्री ने सोचा कि अब ये बिहार के हित में नहीं है, तो उन्होंने बहुत मजबूरी में बिहार के हित को देखते हुए उनसे अपना हाथ खींचा
और फिर भाजपा के संग सरकार बना के एनडीए की सरकार। चलिए, हाथ तो खींच लिया कमल जी, लेकिन हाथ मिलाया क्यों था जब उनको पता है कि जंगल राज था, पिछले पहले लूट खसोट होती थी लालू राज में, तो आखिर हाथ मिलाया क्यों था जब उन्हें पता है कि उनके आने पे जंगल राज होगा, ऐसी स्थिति दोबारा वापस आएगी? इन सभी परिस्थितियों को समझते हुए क्यों हाथ मिलाया था फिर? अभी हमारी बहन ने बोला, हमारी बहन ने एक बात बोला कि एक होता है कि पुरानी परंपरा है, युवा लोग हैं, बिहार के विकास में हाथ बटाएंगे तो मौका देना चाहिए। बिल्कुल नहीं लेकिन जो स्थिति चल रही है, अवसर की राजनीति के लिए जाने जाते हैं, वो स्थिति एकदम सामान्य नहीं है। और ये लोग खाली जो है, खाली बिहार की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। गुमराह कर रहे हैं हमेशा, चोट पहुंचाने का और काम किया है। कोई दिक्कत नहीं है। पिछले बार चुनाव में सिर्फ एक तस्वीर। राजेश जी टिप्पणी इनकी ले लीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। के बाद रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। राजेश जी, देखा जाए दूध का दूध पानी हो जाने की बात कह रहे हैं, कमल जी कह रहे हैं कि मौका देने की बात कह रहे हैं कि मौका हमने देने की कोशिश की और मौका देने के लिए हमने सरकार बनाई, लेकिन बाद में हमें उनकी जो परिस्थितियां हैं, जो उनकी स्थिति है, जो उनकी मनोदशा है वो समझ गए, उसके बाद हमने गठबंधन तोड़ दिया। कितनी सच्चाई है? हमारे साथी राहुल भाई ने बिल्कुल ही स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा लोजपा की सरकार बनने जा रही है। भाजपा जिस विश्वास के साथ वोट काटेगा, भाजपा जिस विश्वास के साथ जदयू के साथ गठबंधन किया था, जदयू ने पूरा उस विश्वास का विश्वासघात किया है। उनके सभी कार्यकर्ताओं का यही रुख है कि हर विधानसभा में भाजपा के विरुद्ध वो मुहिम चला रहे हैं, भाजपा को हराने के लिए आतुर हैं। यह स्पष्ट रूप से संकेत दिया है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया कि दो युवराज, नीतीश कुमार जी का तो डील राजद से, बिहार को पीछे ढकेल रहे हैं। नीतीश कुमार जी का तो डील राजद से हो चुका है। तेजस्वी यादव वो 10 को राजद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। कमल जी, दो राजकुमारों से उनका जो तात्पर्य था, मेरे हिसाब से वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए था, चिराग पासवान के लिए नहीं था। और माननीय नरेंद्र मोदी जी का नाम लेकर के वो सोच रहे हैं कि वोट को अपनी तरफ डाइवर्ट कर लेंगे। मजबूत गठबंधन में चलते हैं। श्वेता जी, खैर आपकी तरफ से भी टिप्पणियां नहीं की गई है चिराग पासवान पर एक भी। कुमार जी 2-2 साल पे पाला बदलते हैं कि आपको 14 साल लगातार थे, मेरे फोटो को यूज नहीं कर सकते हैं, आप मेरे साथ नहीं है, तो आप जबरदस्ती बार बार इस बात को क्यों बोल रहे हैं? चलिए, फोटो उन्होंने यूज किया, आपकी तरफ से बीजेपी की तरफ से कोई कार्रवाई भी नहीं की गई है उस पर। बीजेपी सिर्फ कहती रही है कि हमारे एनडीए के सदस्य चिराग पासवान नहीं है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है उस पर। चलिए, फिलहाल रोहित जी के पास में आता हूं। रोहित जी, सवाल मेरा आपसे होगा, देखा जाए जंगल राज की बात कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि मौका देने के लिए तेजस्वी यादव के साथ, यानी कि आरजेडी के साथ गठबंधन किया था नीतीश कुमार ने, और जब उनको समझ में आया है कि उनकी मंशा सही नहीं है, जंगल राज दोबारा वो वापस लाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। अब क्या स्थिति बनती दिखाई दे रही है और कितनी सच्चाई है इसमें? नीतीश कुमार जी ने लालू प्रसाद जी के साथ जब मंच साझा किया था और गठबंधन की बानगी बन रही थी, तो लालू प्रसाद जी ने मंच से कहा कि नीतीश हमार छोटका भाई बा, गुरवे पकड़ के लटक गई तो माफ कर देनी, गठबंधन में ले लेनी। लालू प्रसाद जी ने इस प्रकार से नीतीश कुमार जी के संदर्भ में भरी सभा में कहा था और नीतीश कुमार जी कुटिल मुस्कान मुस्कुरा रहे थे। एक बात। दूसरी बात, तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने तो क्या नीतीश कुमार जी दूध पीते बालक थे कि उनको 15 साल के जंगल राज का और भ्रष्टाचार का बोध नहीं था? नीतीश कुमार जी ने उसी दिन अपने मर्यादा और स्वाभिमान को गिरवी रख दिया जिस दिन वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार में शामिल हुए। अगर उनमें नैतिकता थी तो उनको, श्वेता जी मैं आपकी बात में नहीं बोल रहा था, नरेंद्र मोदी या सुशील मोदी राज्यसभा नहीं भेज देंगे। बहुत लंबे लंबे नेताओं की फेवरिस्ट है भाजपा में, मैं सबको जानता हूँ, राज्यसभा नहीं जाइएगा इतना बोल रही हैं। कृपया मेरे बातों में दखल मत दीजिए, मैं आपके बातों को सम्मान पूर्वक सुन रहा था। आप मेरी बहन हैं, आपका आदर है, आपका सम्मान है। सुशील मोदी जी खुद एमएलसी बनने लायक नहीं बचेंगे कि आपको राज्यसभा या विधान परिषद भेज देंगे। पहले भी बहुत सारी कंपनियां बंद हुई थी। चलिए, श्वेता जी और राजेश जी, मैं आपके पास दोबारा, फिलहाल रोहित जी की बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। सूरजभान सिंह से लेकर के सारे गुंडे बैठे हुए हैं और लोक जनशक्ति पार्टी ईमान की बात करती है। नीतीश कुमार जी ईमान की बात करेंगे,
अनंत सिंह जब तक नीतीश कुमार के साथ थे तब तक साधु थे, और लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी ने टिकट दे दिया तो गुंडा हो गए। बिहार की जनता मूर्ख है क्या? बिहार की जनता नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के दपोर संघ की सरकार को 10 नवंबर को विदाई करेगी। उठा लेना, यही तो आपकी सरकार है, यही तो आपकी सरकार के लोग हैं। अब आपको बता देते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी की एमएलसी हैं बहन सुनीता सिंह, उनके पति नीरज बबलू भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं छातापुर से, और भारतीय जनता पार्टी के विधान पार्षद लाल बाबू प्रसाद ने विधान परिषद, विधानसभा, विधानमंडल के अंदर बहन सुनीता सिंह के साथ अभद्र व्यवहार किया, और भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। क्या बहन और बेटी को बचाने की बात करती है? आपका आदर करता हूँ, 3 बेटियों का बाप हूँ, आपसे पूछता हूँ, लोक जनशक्ति पार्टी की एमएलसी बहन सुनीता सिंह को भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता लाल बाबू प्रसाद ने अपमानित करने का काम किया, छेड़ने का काम किया। चलिए रोहित जी, पुरानी सरकारों को छोड़ देते हैं। श्वेता जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। राहुल जी, सवाल मेरा फिलहाल आपसे होगा। देखा जाए तो लगातार जो विकास का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं भटकता जा रहा है। पहले रोजगार की बात आई, विकास की बात आई, उसके बाद लव जिहाद आ गया, उसमें जनसंख्या विस्फोट आ गया, उसमें सीए एनआरसी आ गया, और कई तरह की बातें भी निकलकर सामने आ गई। तो क्या आपको नहीं लगता कि रोजगार और विकास से बड़ा कोई मुद्दा इस चुनाव में फिलहाल नहीं है? देखिए, इन सारे मुद्दों को बनाने का आखिरी चरण में काफ़ी भरपूर प्रयास किया गया। मैंने कहा भी कि सीमांचल के पूरे क्षेत्र में लव जिहाद वगैरह के मुद्दे काफ़ी गंभीरता से एनडीए की तरफ से उठाए गए। सीए एनआरसी के मामले में हम लोगों ने देख लिया कि एनडीए में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई। लेकिन जब आप जनता से पूछने के लिए जाते हैं तो जनता में अभी भी जो मुख्य मुद्दे हैं वो अभी भी उन्हीं मुख्य मुद्दों के आधार पर ही बात कर रहे हैं। तो जो अलग अलग लोगों ने अलग अलग एजेंडे बना के किया, अगर आप देखेंगे वहां पे ओवैसी बंधुओं के जो भाषण हुए, बहुत ही खराब ढंग से जो है उसमें प्रधानमंत्री को संबोधित किया गया। उसमें बड़े भड़काऊ किस्म के भाषण दिए गए, जिसमें कि उनके भाइयों के जो हमेशा इस तरह से विवादित बयान देते रहते हैं वो अभी वायरल भी हो रहा है उस पूरे क्षेत्र में। लेकिन उस सब के बावजूद भी एक तरह से वहां के लोग पूरा ध्यान दे रहे हैं कि हमें कहाँ पे जाना है, क्या उस तरह के भड़काऊ चीजों के ऊपर जाना है या फिर विकास के मुद्दों पर जाना है। तो हमें लग रहा है कि जनता बिहार की काफी मैच्योर है, वो इन सब चीजों के आधार पे जाती नहीं है, वो अपने मुद्दों के आधार पे रहेगी। लेकिन हाँ, ये भी हम लोग नहीं कह सकते कि बिहार का चुनाव है और उसमें जातिवाद से बिहार बिल्कुल मुक्त हो गया। ये कल्पना भी अभी एक तरह से स्वप्न लोक की कल्पना होगी। तो जातिवाद भी अपने स्थान पर रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ मुद्दे भी हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसके ऊपर कि हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि बिहार के इस चुनाव में एलजेपी की जिस तरह से भूमिका रही, अगर इसके विश्लेषण हम लोगों को करना है तो हम लोगों के पास देखिए 2 उदाहरण हम लोगों को दिखते हैं। एक तो 1995 का उदाहरण हम लोग लें और एक 2005 में। 2005 में जब फरवरी। चलिए राहुल जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है, बूथ नंबर 283 पर यह हंगामा हुआ है। पूर्णिया में हंगामा हुआ है मतदान के दौरान। तो बड़ी खबर हम कोई बता रहे हैं, पूर्णिया में मतदान के दौरान हंगामा हुआ है। सीआईएसएफ की तरफ से फायरिंग की गई है। इस दौरान के नगर प्रखंड के सतकुदरिया में यह हंगामा हुआ है। सीआईएसएफ ने 5 राउंड हवाई फायरिंग की। आपको बता दें कि लगातार वहां प्रदर्शन हो रहा था, विरोध भी कर रहे थे काफी लोग, जिसको लेकर यह हंगामा हुआ है और उसके बाद सीआईएसएफ ने फायरिंग की है। तो राहुल जी, आप चर्चा कर रहे थे, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह से देखा जाए, जी बताइए। मैं बोल रहा था कि जैसे कि अगर इस बार के इलेक्शंस को देखना है अगर थोड़ा, तो इसको 1995 में उसमें एक लवली आनंद और आनंद मोहन इन लोगों ने एक पार्टी बनाई थी। उस पार्टी ने बिहार भर में हर तरफ अपने प्रत्याशी खड़े किए थे। इस कारण से क्या हुआ था कि वोटों का बंटवारा हो गया था और एक तरह से आरजेडी को काफ़ी ज़्यादा उस समय 2/3 से ज़्यादा मत जो है कि प्राप्त हो गए थे 95 के चुनाव में। अगर हम लोग देखते हैं 2005 में 2 इलेक्शन हुए, एक तो फरवरी 2005, एक अक्टूबर 2005 का चुनाव, जिसमें कि फरवरी 2005 में लोजपा का अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। 29 सीटें इन्होंने जीती। लेकिन इसके अतिरिक्त कम से कम ऐसे थे कि 40 सीटें ऐसी थी जहां पे कि इनके वोट जो है कि वो जीत हार के अंतर से डबल थे। और जैसे ही आप अक्टूबर में जाते हैं तो इनकी सीटें जरूर घट गई, 10 सीटें हुई, लेकिन कम से कम 70 सीटों पे लोजपा का इतना मत जरूर रहा कि वो हार जीत के अंतर से वो डबल था वो। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से बीजेपी लोजपा को लेके फील्ड में आ रही है, अगर लोजपा वाला मामला अगर बहुत सफल नहीं हुआ तो फिर वोटों के बंटवारे में फिर तस्वीर क्या बनेगी, ये एक कुछ उसमें नई तस्वीर भी हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। चलिए कह सकते हैं नया समीकरण भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद नया समीकरण भी बन जाए। राजेश जी, सवाल मेरा आपसे होगा, आपका नारा है या यूं कहें कि चिराग पासवान का नारा है, मोदी से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। आखिर
ऐसा क्यों? क्योंकि एनडीए में तो जेडीयू और बीजेपी दोनों ही शामिल हैं। देखिए, पिछले 5 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने बिहार को जिस तरह से बदहाली के कगार पे पहुंचा दिया है, उस स्थिति के लिए हम बिल्कुल ही तैयार नहीं हैं। बीच बीच में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे चिराग जी ने उनको आग्रह किया, आगाह करने का प्रयास किया, लेकिन बिल्कुल अनदेखी किया उन्होंने। दूसरी बात है कि पिछले बार जो सरकार बनी थी, राजद के गठबंधन में वो जाकर 7 निश्चय योजना को लागू किया था। जब भाजपा के गठबंधन से सरकार बनाया तो उन्हें कहा गया था कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो हमारा डॉक्यूमेंट विजन है उसे स्वीकार किया जाए। ये 7 योजना बिहार में योजना ही नहीं बनी थी राजद के साथ। मैं कह रहा हूं, कमल जी आ रहा हूं मैं आपके पास। कमल जी आपको भी मौका दिया जाएगा, आप जवाब दीजिएगा। पहले राजेश जी को सुन लेते हैं, आपको मौका दिया जाएगा, बताइएगा फिर। भ्रम फैला रहे हैं। साहब बोलने दीजिए। वाह, बिहार में मजदूरों का पलायन एक बड़ा मुद्दा है। खासकर आज जहां तीसरे चरण के चुनाव के मतदान होने हैं, सीमांचल और मिथिलांचल से लगभग 50% लोग पलायन को मजबूर हैं। आज वो भूमिहीन है, उनके पास दूसरा रोजगार नहीं है। चलिए राजेश जी, लेकिन ये सारी बातें आपको चुनावी वर्ष में क्यों याद आई? राजेश जी, ये सारी बातें आपको चुनावी वर्ष में क्यों याद आई? इसके पहले क्यों नहीं याद आई ये सारी बातें? कुछ नहीं जानते, ये खाली अफवाह फैलाने का काम कर रहा है। चलिए कमल जी आ रहा हूं मैं आपके पास। पहले राजेश जी से जवाब ले लेते हैं। नोपानी साहब बोलने दीजिए। राजेश जी, फैलाने का काम कर रहा है। मुझे बोलने कोई जानकारी नहीं है इनको पता। चलिए कमल जी, आपको जवाब देने का पूरा मौका दिया जाएगा। फिलहाल राजेश जी से जवाब ले लेते हैं। चीनी उद्योग थे, आज बंद पड़े हुए हैं, कौन जिम्मेवार होगा? बिहार में कितने उद्योगों का विकास? राजेश जी, लेकिन सवाल ये भी तो उठता है कि आपको चुनावी वर्ष में ही इन सभी चीजों की याद क्यों आई? लूट का पिटारा साबित ये आपकी गलतफहमी। आज महिला सुरक्षा की हम बात करें तो मुजफ्फरपुर राजेश जी, मेरे सवाल का आप सीधा एक जवाब दे दीजिए कि आखिर आपको चुनावी वर्ष में इन चीजों की याद क्यों आई? उसके पहले आपको क्यों नहीं दिखाई दिया ये सब? की बात करें तो जीविका भी सारे मोर्चे पर नीतीश कुमार जी विफल साबित हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री आज इतना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग जी ने उन्हें बिहार फर्स्ट के विजन को स्वीकार करने के बाद करते रहे, उसका लेकिन उन्होंने अनदेखी किया। राज्य सरकार करती है और बिहार राज्य के मजदूरों को ही उसमें काम मिलता है। नीतीश कुमार विकास के मुद्दे में क्यों ले रहे हैं? कुछ नहीं जानते। आज भी विकास का चुनाव। मैं आपसे जानना चाहता हूँ नेपानी साहब से, आज विकास का चुनाव हो रहा है। बाबू बिहार में विकास के मुद्दे पर लड़ना क्यों नहीं चाहते हैं? चश्मा लगावे और चले हमारे साथ, हम दिखाते हैं विकास का रिपोर्ट उन्होंने जारी क्यों नहीं किया? ये एक्चुअल में चले, हम दिखाते हैं विकास हुआ है कि नहीं। किस मजदूर की बात कर रहे हैं? खाली लूट हुआ है ये घर। चलिए राजेश जी, कमल जी से हम जवाब ले लेते हैं। जो आरोप आपने लगाए, क्या वाकई में उसमें कितनी सच्चाई और क्या सोचते हैं उसके बारे में? कमल जी बताइए। आरोप लग रहे हैं कि नीतीश कुमार ने विकास नहीं किया, इस वजह से घर से पैसे पकड़े जा रहे हैं। ये है बड़ा सबूत और क्या होगा? अब ये नेताओं के कोई जानकारी नहीं है, लूट के पैसे बोलने दिया हो रहे हैं। राजेश जी आपका अभी आपके पास दोबारा आ रहे हैं हम। फिलहाल कमल जी से जवाब लेने दीजिए। बिहार में सिर्फ अब विकास के मुद्दे पे मतदान होगा। आज तीसरे चरण का मुद्दा हम लोग। राजेश जी, वो तो जनता को तय करना है वो किन मुद्दों पर बयान देगी। फिलहाल कमल जी से हमें जवाब लेने दीजिए। कमल जी जवाब दीजिए। वोट पड़ रहे हैं आज जी। सर, ये विकास कर रहे हैं, इनको चश्मा दिलवाते हैं, गलियों में चल के विकास दिखाते हैं। पलायन लोगों का जिस काल में हुआ था, आज कंज्यूमर मार्केट है बिहार, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। आज 24,000 करोड़ रुपए का बजट था, आज 2,26,000 करोड़ रुपए का बजट है। तो यही 2 लाख करोड़ बोलने दीजिए। 2 लाख करोड़। राजेश जी आपके पास दोबारा आ रहे हैं, अभी आपको जवाब देने का मौका दिया जाएगा। बजट बना के लूट रहा है। आज बिजली पूरी सरकार लूट में लिप्त है। आज जिस घर में और दुकानदार का चेहरा दागदार हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं के डीजल भाजपा इसे जान छुड़ाने को तैयार है। 1 लाख रुपए का डीजल लगता था, आज उस दुकानदार को 10,000 का डीजल लग रहा है। मैं कह रहा हूँ कि जदयू के नेताओं के यहाँ जो पैसे जब्त हो रहे हैं वो 7 निश्चय के पैसे नहीं है। अब विकास की बात करिए आप, अब विकास पे बोल रहे हैं। अच्छा
कमल जी, अगर विकास किया है जेडीयू ने वाकई में सुशासन की सरकार बिहार में रही है, तो आखिर जेडीयू के नेताओं को विरोध का सामना क्यों करना पड़ रहा है जनता के, और मुख्यमंत्री की रैली में मुख्यमंत्री विरोधी नारे क्यों लगे? सर ऐसा है, हो गया है, देखिए पता हो गया है बिहार में विकास। और जवाब ही दे रहे हैं। राजेश जी, आपको मौका दिया जाएगा। फिलहाल कमल जी से मेरा ये सवाल है, उनसे जवाब ले लेते हैं। बताइए कमल जी। जिनसे जवाब मांगिए वही जवाब दें। कमल जी बताइए। में कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, ये मनचाहा वक्ता चाहते हैं। ये विकास की जो बात बोल रहे हैं सर, आपने बोला कि ये जो मुद्दा आपने उठाया विकास के विषय में, लोग जो काम कर रहे हैं या जो व्यवस्थाएं हैं, आज आप देखिए जो आदमी, जो बढ़िया दुकानदार, जो अच्छी दुकानें हैं बिहार में, उसमें जिस दुकानों पे 1 लाख का उस समय बिजली नहीं मिलती थी, 600 मेगावाट बिजली थी 2000 में, बिल के बिहार सरकार की योजना नहीं है, मैं आपको बताता चलूं, ये केंद्र की योजना है। मोदी जी का नाम ले लेके नीतीश कुमार बिहार पे राज नहीं कर सकते हैं। क्या कहलाता है जब दो लोग एक साथ हाथ मिलाए हैं? मोदी जी के विकास को अलग रख के नीतीश कुमार बताएं कि राज्य सरकार की क्या योजना है बिहार में कैसे। चलिए कमल जी, श्वेता जी से ही हम जवाब ले लेते हैं। श्वेता जी आप ही बता दीजिए कि आखिर क्यों दौड़ाया गया मंत्रियों को, क्यों विरोध हो रहा था नीतीश कुमार का और जो मंत्री है उनका? श्वेता जी। नहीं सर, 1 मिनट मेरी बात सुन ली जाए। पहले एक भी मॉल नहीं था। आज बिहार के हर एक कोने में आप जाइएगा तो हर एक चौक चौराहे पे आपको एक मॉल मिलेगा। उसमें कहाँ के बच्चे काम करते हैं? क्या वो रोजगार नहीं कहलाता है? रोड बनते हैं, क्यों नहीं जारी कर रहे हैं कि हमने रोजगार? चलिए, आप तो कह रही है कि रोजगार है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां डेवलप हुए, मॉल बन रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि समुद्र के किनारे नहीं है बिहार, इस वजह से विकास हम नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह से इस वजह से हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। विकास पे बात करिए, डंडा डंडी पे नहीं। श्वेता जी, विकास पे बात करिए। श्वेता जी, सवाल मेरा आपसे है, आज की जो सिचुएशन है, आज जो हालात हो रहे हैं, हम कह रहे हैं के बदले समान वेतन मांगते हैं, आए हैं, ये बिहार के विकास में लगे, पार्टी के लोग डंडा बरसवाते हैं, बिहार के विकास में लगे हैं रुपए, और विकास हो रहा है बिहार में, और विकास पे ही हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और इसका परिणाम 10 तारीख को 11-12 बजे तक रोजगार की बिहार की जनता को मिल जाएगा। चलिए, मिल जाएगा सर, वो तो 10 तारीख ही तय करेगी। श्वेता जी, सवाल मेरा फिलहाल आपसे है, विश्व में लोग जानते हैं कि देखा जाए आप कह रहे हैं विकास हुआ है, मॉल बने हैं और लोगों को रोजगार मिला है, डिलीवरी बॉय के रूप में बच्चों को जिनके बस्ते में स्कूल का बोझ होना चाहिए। राजेश जी, आपके पास मैं आ रहा हूं, आपसे भी जवाब लिया जाएगा। फिलहाल श्वेता जी से मेरा सवाल है। श्वेता जी, देखा जाए आप कह रही हैं कि मॉल बने हैं और मॉल में जो हैं, जो बिहार के लोकल रहने वाले, उनके बच्चे वहां काम कर रहे हैं, उनको रोजगार मिला है, लेकिन मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं रोजगार के जो संभावना है वो बेहद कम है, क्योंकि बिहार समुद्र के किनारे नहीं है। बिहार में समुद्र का क्या जरूरत है सर? बिहार में गंगा नदी है। ये तो आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ही पूछना पड़ेगा श्वेता जी, क्योंकि उन्होंने ही कहा है कि बिहार में समुद्र नहीं है, इसी वजह से रोजगार की दिक्कतें आ रही है, वहां पे कल कारखाने नहीं लग पा रहे हैं। 15 वर्ष बाद क्यों याद आ रही है उन्हें? देखिए सर, अगर वो काम करते, काम करते एजेंडे में उन्हें पानी पहुंचाने की जरूरत क्यों पड़ती? राजेश जी आपके पास आ रहे हैं, फिलहाल आपको मौका दिया जा रहा है, आपको मौका भी दिया गया था। अच्छी बात है, बिहार के किसान आज बदहाल स्थिति में पहुंच गए हैं। हाँ, दूसरे को भी बोलने का मौका दीजिए सर। बताइए श्वेता जी। हम तो हो सकता है कि उनकी प्लानिंग कुछ और होगी और नदियों को जोड़ने की बात चल रही है, जिससे कि हमारे किसान भाइयों को अच्छी मजबूती मिलेगी, वो अपना खेत का जो है उपज होगा वो अच्छा कर सकेंगे। इसमें प्लानिंग चल रही है और आगे हमारे विजन में तो यही था कि नदियों को जोड़ के सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। सिंचाई परियोजनाओं पे काम चल रहा है और इसी के लिए बात को लगातार हम दोहरा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने जो कहा कि इस बार का चुनाव मेरा अंतिम चुनाव, इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। एक सबसे बड़ी बात है कि एक काम करने वाला इंसान ये करने के लिए तैयार हो गया कि मैं अपने 5 साल के बाद मैं अपने पद का त्याग करूंगा और मैं दूसरे को मौका दूंगा। आज इतने बड़े कलेजे वाला कौन सा? चलिए श्वेता जी, अगर शायद मुख्यमंत्री पहले ये बात कहते तो शायद उन्हें माना जाता कि, लेकिन 2 चरण के चुनाव होने के बाद उन्होंने ये घोषणा की, इस वजह से इस पर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल राहुल जी, मैं आपके पास आऊंगा। श्वेता जी कह रही है विकास हुआ है और समुद्र की बात उन्होंने दूसरे मतलब नदियों को जोड़ने की बात उन्होंने कही है, इसके थ्रू क्या देखा जाए, क्या वाकई में ऐसा है?
नहीं, देखिए ये तो मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश कुमार जी ने कहा है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने काफी मृदु वचन और बहुत ही नाप तोल कर बोलने वाले लोगों में से आते हैं। तो उनके स्टेटमेंट को हम लोग यूं ही नहीं ले सकते कि वो ट्रम्प जैसे कोई यूं ही बयान दे के नहीं निकल जाते हैं। तो रियल में स्थिति यह है कि बिहार में विकास के जो कुछ चीज़ें बातें होती हैं वो उस तरह के कुछ विकास इंफ्रास्ट्रक्चर सड़क वगैरह पे हुई है, लेकिन अभी भी जो रोजगार का मामला है वहाँ पे उद्योगों को जिस तरह से लाया जाना चाहिए था 15 वर्षों के बाद, जो 2005 से 2020 का समय हुआ, उसमें बिहार सरकार को सफलता नहीं मिली है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए उत्तर प्रदेश ने वो 12 रैंक से जो है कि वो 10 रैंक पे उत्तर प्रदेश जो है कि पहुंच जा रहा है। तो पिछले 2-3 सालों में उत्तर प्रदेश में देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंकिंग कैसे सुधरता चला गया। लेकिन अगर नीति आयोग के ही अगर आंकड़ों को लेते हैं हम लोग तो आप देखिए बिहार के सारे मापदंड जो अलग अलग मापदंड आते हैं उसमें बिहार निचले स्तर पे आता है। अगर आप उद्योग लाना है तो आखिर जब देश का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंक सुधर रहा है, यूपी का सुधर सकता है, वो नंबर 2 पे आ जा रहा है, तो आखिर बिहार की इन स्थितियों में क्यों नहीं सुधार हो रहा है? तो अभी भी ये मानना पड़ेगा कि लाल फीताशाही बिहार में एक गंभीर समस्या है। और हम लोगों ने देखा लाल फीताशाही और प्रशासन किस तरह से बेकाबू होता है। मुंगेर के प्रकरण में भी हम लोगों को नजर आया कि एक तरह से प्रशासन का जो रवैया था, पुलिस प्रशासन का, वो अकारण ही उन्होंने मामले को एक शांत किस्म का प्रतिमा विसर्जन होना था लेकिन उसको भी भड़का दिया मामले को। तो बिहार में जिस तरह से नौकरशाही पे पकड़ होनी चाहिए और उसके आधार पे जिस तरह से काम होना चाहिए वो नहीं हुआ। देखिए आपको अगर डिलीवरी सिस्टम देना है तो आपको अपने नौकरशाही को काफी मजबूत करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए मुख्यमंत्री जी का काफी महत्वाकांक्षी योजना शराबबंदी, महिलाओं ने काफी जम के समर्थन किया था शराबबंदी का, लेकिन उसको अब तो खुद मुख्यमंत्री जी ने नीतीश कुमार ने अपने इंटरव्यू में माना कि जिस सफलता की वो उसमें उम्मीद करती थी वो सफलता उनको नहीं मिला। प्रशासन में भ्रष्टाचार रहा जिस कारण से कि शराबबंदी सही ढंग से लागू नहीं हो पाई। तो आपको जो लूप होल्स हैं सिस्टम के उसको आपको कम करके उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। इन चीजों में हम लोग पीछे रहे हैं। तो यही कारण है कि अब जो लोगों में आक्रोश है, देखिए लोग ये नहीं कह रहे हैं कि सड़कें नहीं बनी है, 8 घंटे की दूरी 3 घंटे में तय नहीं हो रही है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि युवक कहते हैं कि हम 8 घंटे का समय जिसमें लगता था वो 2 घंटे में ही पहुंच जा रहे हैं। लेकिन हम अपने समय का यूटिलाइजेशन करें कहाँ पे? हमें रोजगार चाहिए, आप हमें फैक्ट्री लगाइए, हम अपने वाहनों का प्रयोग करेंगे, त्वरित तौर पर पहुंच जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक मुद्दे हैं जो कि आज की पीढ़ी, नई पीढ़ी जो इसकी महत्वाकांक्षाएं अलग है वो उठा रहे हैं। और एक सवाल जो आप बार बार लोजपा के प्रवक्ता से भी आप पूछ रहे हैं, देखिए लोजपा मुद्दे उठा रही है, वो गंभीर मुद्दे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन टाइमिंग पे तो सवाल उठ ही रहा है, इसलिए वो कोई जवाब नहीं आ रहा हम लोगों को कि वो चुनावी वर्ष में ही या पिछले सब साल से ही एक तरह से सक्रियता नजर आई है। उसके पहले वो इतना मुखर होकर नहीं उठाए, इन मुद्दों को नहीं उठाए। ये वास्तविकता है कि बिहार में नीतीश कुमार या जदयू के प्रति जितनी नाराजगी है, इस सरकार में भागीदार होने के बावजूद भी भाजपा के प्रति उसी स्तर की नाराजगी नहीं है। ये भी जमीन पे एक सच्चाई वाली बात है कि जदयू के प्रति नाराजगी का लेवल काफी ऊपर है। बीजेपी उनके गठबंधन का हिस्सा है, उसके प्रति नाराजगी का स्तर उसके तुलना में कम है। तो इस स्थिति का कहीं ना कहीं लोजपा लाभ भी उठाने का प्रयास कर रही है। चलिए ठीक है, लोजपा लाभ उठाने का प्रयास कर रहे। रोहित सिंह जी, सवाल मेरा आपसे है, देखा जाए तो लगातार ये कहा जा रहा है, बीजेपी भी ये कह रही है और जेडीयू भी कह रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कहा कि उनका ये अंतिम चुनाव है, इस तरह की बात स्वीकार करने के लिए हिम्मत की जरूरत है। क्या वाकई में ऐसा है या नीतीश कुमार कुछ और भाव? मैंने किसी के भी बात में शुरू से हस्तक्षेप नहीं किया है, इसलिए मैं जब बोलूं तो कृपया कोई हस्तक्षेप न करे, अपने समय में अपना पक्ष सब आदरणीय लोग रखें। देखिए नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, पक चुके हैं और उब चुके हैं। लगातार 1985 से सदन की राजनीति में वो मौजूद हैं। 1977 में पहली बार नालंदा के हरनौत से चुनाव लड़े, भोला बाबू ने हरा दिया। 1980 में चुनाव लड़े, भोला बाबू ने हरा दिया। 85 में बतौर युवा लोकदल के अध्यक्ष वो बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। 89 में सांसद बने, वीपी सिंह की सरकार में मंत्री बने और बाद का पूरा कैरियर सबको पता है। 91 में एमपी, 96 में एमपी, 98 में अटल जी के साथ मंत्री, 99 में अटल जी के साथ मंत्री। 2004 में 2 लोकसभा सीट से चुनाव लड़े, बाढ़ से और नालंदा से। बाढ़ उनका प्रिय लोकसभा क्षेत्र था, वहां विजय कृष्ण जी ने चुनाव हरा दिया। और फिर वो 2005 में फरवरी में, आप सबको पता है, राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनी थी 75 सीटों के साथ। उस समय रामविलास जी और लालू प्रसाद जी दोनों संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार में केंद्र में मंत्री थे, यूपीए 1 की सरकार में। रामविलास जी के पास स्टील विभाग था, लालू जी के पास रेल विभाग था। रामविलास जी 2004 के लोकसभा चुनाव में लालू जी के साथ हाथ हिला रहे थे। रामविलास जी आज जीवित नहीं है, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं कहूंगा 2005 में रामविलास जी ने लालू जी और कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा।
रामविलास पासवान जी की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी 29 सीटों पर जीती। बिहार के जितने स्वतंत्रता सेनानी थे, मतलब देश की आजादी की लड़ाई में नहीं, गर्दन काटने वाली सभा के जितने अध्यक्ष थे, सबको लोक जनशक्ति पार्टी ने उम्मीदवार बनाया और काफी लोग चुनाव जीत के आए। बाद में नागमणि जी और नरेंद्र बाबू ने मिलकर लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ दिया और नीतीश कुमार जी का समर्थन कर दिया और नीतीश कुमार जी की सरकार नहीं बन पाई। कलाम साहब राष्ट्रपति थे, अटल जी की सरकार के समय राष्ट्रपति बने थे। विदेश से उन्होंने बिहार में राष्ट्रपति शासन इंपोज कर दिया। नीतीश कुमार जी ने बिहार के विधायकों के साथ राष्ट्रपति महोदय के यहाँ परेड किया। नवंबर में फिर चुनाव अक्टूबर में हुआ, नवंबर में सरकार बनी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, आरजेडी को 57 सीट आई और रामविलास जी का 29 सीट 11 में बदल गया। 2010 में रामविलास जी लालू जी के गठबंधन में फिर चुनाव लड़े, उनकी पार्टी को 3 सीट आया। जाकिर अनवर, नौशाद आलम और प्रमोद पटेल, तीनों क्रमशः, पहले गए प्रमोद पटेल, फिर नौशाद आलम, फिर जाकिर अनवर, तीनों नीतीश जी के संगम में जाके समाहित हो गए। लोक जनशक्ति पार्टी का कहानी खत्म हो गया। 2014 में रामविलास जी ने लालू जी को बाय बाय किया लोक जनशक्ति पार्टी ने और एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए। 7 लोकसभा की सीट मिली, नालंदा का सीट वो हार गए और 6 सीट वो जीत गए। कैसर साहब और तमाम लोग चुनाव जीत के आ गए। आदरणीय रामविलास जी केंद्र में मंत्री हो गए। 2015 में फिर भाजपा से गठबंधन और रामविलास जी की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को आई 2 सीट, राजू तिवारी और राजकुमार शाह। तो रामविलास पासवान जी की जो पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है, जिसके नेता चिराग पासवान जी फिल्मों में फ्लॉप होकर राजनीति में आए हैं, उनका दाता रिकॉर्ड ही रहा है 2 और 3 का, और जो जीत के आता है वो भाग जाता है। इस बार इसलिए नहीं भागा क्योंकि नीतीश जी और भाजपा और रामविलास जी की पार्टी एक साथ हो गई थी। तो बिहार की जनता इस बात को बखूबी समझती है कि कितनों जोड़ केहू लगाई, इस बार राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन की सरकार बनना सुनिश्चित हो चुका है। जात पात के आधार पर, सवर्णों के आधार पर नीतीश कुमार जी और भाजपा घेरते हैं। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, ब्रह्मपुर बक्सर का एक इंपॉर्टेंट विधानसभा सीट है, भूमिहार बाहुल्य क्षेत्र है, कैलाशपति मिश्र वहां के थे, वो सीट वीआईपी को क्यों बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया? अपर क्लास की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, सवर्णों की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। भूपेंद्र यादव जी और नित्यानंद राय जी ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहकर तमाम सवर्णों की सीटों को बेचने का काम कर दिया। क्या बात करेगी भारतीय जनता पार्टी? और जनता दल यूनाइटेड की बात, श्वेता जी आपसे पूछना चाहता हूँ, आप शॉपिंग मॉल बनाने की बात करती हैं, शॉपिंग मॉल तो बन गया दलाली के पैसे से, भ्रष्टाचार के पैसे से, 7 निश्चय के लूट के पैसे से। चलिए रोहित जी, चंद्रमोहन शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के नेता वो भी हमारे साथ जुड़ गए। फिलहाल उनसे सवाल लेते हैं। नीतीश कुमार जी ने, श्वेता जी मैं आपके पास दोबारा, रोहित जी आपके पास भी आ रहा हूं, मैं दोबारा मौका आपको दिया जाएगा। फिलहाल पार्टी नीतीश कुमार जी लोक जनशक्ति पार्टी के मंसूबों पर बिहार की जनता ने पानी गिराने का काम कर दिया। तेजस्वी यादव बिहार के नए निजाम होने जा रहे हैं। बिहार का नौजवान, किसान, मजदूर, गरीब, अक़लियत, सवर्ण, हर वर्ग के लोग तेजस्वी यादव के नेतृत्व में नए बिहार के निर्माण के लिए खड़े हैं। और नीतीश कुमार जी कहते हैं कि समुद्र के किनारे होता तो रोजगार देते। अरे नीतीश कुमार जी, आपको तो इतिहास में नाम अंकित करने का बहुत बड़ा शौक है। समुद्र के किनारे किसी नए बिहार को बसाने का काम कीजिए। रोहित जी की जनता को, रोहित जी आपने जो आरोप लगा उसका जवाब ले लेते हैं श्वेता जी से। मॉल तो कम से कम खुल रहा है, रोजगार तो मिल रहा है, किसी का जमीन तो नहीं हड़प रहे हैं। आप देखिए ना कि तेजस्वी यादव का क्या हुआ, किसी का जमीन हड़प कर कितना मिट्टी के नाम पर घोटाला हुआ। पार्टी की विदाई तय है। बिहार के हर वर्ग का लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व के खिलाफ, भाजपा के नेतृत्व के खिलाफ लाठी लेकर खड़ा है। नए बिहार का नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे, नया बिहार बनेगा, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। एनडीए की विदाई तय है। 10 नवंबर को नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। चलिए हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता। चंद्रमोहन जी, सवाल मेरा आपसे होगा, देखा जाए तो लगातार आरोप लग रहे हैं कि जंगल राज था, जंगल राज में कांग्रेस की भी भागीदारी थी। अब अगर आपकी सरकार आती तो क्या भागीदारी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि भागीदारी थी आपकी और जंगल राज में लालू यादव ने ऐसी स्थिति बिहार की कर दी थी कि वहां पर लोगों का निकलना मुहाल हो गया था। लगातार आरोप भी लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी गठबंधन अपनी मंशा, इसके पीछे कांग्रेस की क्या मंशा है ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल क्या देखा जाए इसको, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं? जो सच है उसको छुपाया नहीं जा सकता। पिछले 15 सालों में जो शासन कर रही है सरकार,
उन्होंने हर इलेक्शन से पहले बहुत सारे वादे जुमले और व्यवहार की एक हवा बनाई। हर इलेक्शन के अंदर कोई ना कोई गया और कोई ना कोई वादे करके आया। 3 टर्म की सरकार बिहार के अंदर चली गई। 3 टर्म के बाद जब चौथे टर्म के लिए आप इलेक्शन के लिए आए रिपोर्ट कार्ड लेके, तो आज आप अपनी रिपोर्ट कार्ड लेके नहीं आए बिहार के सामने, आप फिर 15 साल का ब्यौरा लेके आए कि 15 साल पहले क्या हुआ। लेकिन आज भी अब बिहार का वो स्टेट है हिंदुस्तान का जो सबसे ज्यादा बड़ा और सबसे ज्यादा किसान वाला देश है, जिसके अंदर युवा है। आपने 15 साल के अंदर वो ब्यौरा नहीं देना चाहा कि हमने 15 साल के अंदर ये किया है। जो आज से 15 साल पीछे 5 या 6 साल या 7 साल का बच्चा था, जो अपने घर मातरी के घर से निकलता था, झुग्गी से निकलता था और खेत तक जाता था, स्कूल तक जाता था, उसी कच्ची सड़क पर से जाता था। उसके पास तब भी पढ़ने के लिए जगह नहीं थी, उसके पास जाने का यातायात की सुविधा तब भी नहीं थी। जब वो आज 18 साल का बड़ा होकर एक युवा बना और रोजगार की तलाश में आया, तो नीतीश बाबू जी कहते हैं अंत भला तो सब भला, कि भैया मेरा तो अंत है, मेरा भला कर दो। और उसके साथ बड़े भाई हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बिल्कुल बड़े भाई हैं, नीतीश भाई के भी बड़े भाई हैं। और वो क्या कर रहे हैं, मन की बात करते करते जब उन्होंने देखा कि मेरी मन की बात नहीं सुनने वाला बिहार, तो उन्होंने अब खत लिख दिया। खत लिख के वो बिहार की जनता को अपना दुखड़ा बता रहे हैं कि 15 साल में मेरा जो भाई है उसने काम नहीं करा। और बता रहे हैं कि ना तो आपको उन्होंने ये रोजगार दिया, ना उन्होंने किसान की कोई सुविधा करी, ना उन्होंने कोई हॉस्पिटल बनाए, ना उन्होंने किसी तरह की IT यूनिवर्सिटी बनाई। उन्होंने और तो और जहां पर इलेक्शन होता है वहां पर ये क्या करते हैं, एक एयरपोर्ट डिक्लेयर कर देते हैं, और जहां इलेक्शन खत्म हो जाता है वहां का एयरपोर्ट और इंडस्ट्री जो भी 70 साल में बनी है उसको ये बेच के अपने मित्रमंडल के हाथ में दे देते हैं। ये प्रथा इन्होंने पिछले 6 सालों के अंदर, जहां पर इनकी सरकारें अकेली हैं और जहां इनके मित्रमंडल की सरकारें हैं, वहां इन्होंने यही किया है 70 साल के अंदर। आप मुझे ये बता दीजिए कि बिहार के अंदर कोई इंडस्ट्री बढ़ी? और तो और बिहार के अंदर एक इंडस्ट्री थी जहां पर रेलवे के डिब्बे बनते थे, इन्होंने वो तक बंद कर दी। बिहार के अंदर चीनी मिल थी, इन्होंने वो बंद कर दी। आप जंगल राज किसको कह रहे हैं? जंगल राज तो यह है जिसके अंदर महिषासुर जैसे आपकी शासन की सरकार हिंदू भक्तों के ऊपर अत्याचार करती है, गोली चलाती है और किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती, और हमारे मुख्यमंत्री चुपचाप आंख बंद करके देख लेते हैं। अब रही बात जो उनके अलायंस है, वो एक अलायंस इधर जा रहा है, एक अलायंस उधर जा रहा है। एक अलायंस सेंटर में तो रहेगा, सेंटर के बाद मुख्यमंत्री में प्रश्न चिन्ह करेगा, लेकिन पिछले 15 सालों में और गत पिछले 5 सालों के अंदर उसने कभी उंगली नहीं उठाई मुख्यमंत्री पे। क्यों? क्योंकि उसको सत्ता की लोलुपता चाहिए थी चिराग पासवान जी को। आज उनको जब सत्ता की जरूरत आ गई तो उन्होंने साठगांठ करके ज्वाइंट तो कर लिया केंद्र के अंदर, लेकिन बिहार की जनता को मूर्ख बनाने के लिए मुख्यमंत्री के ऊपर प्रश्न चिन्ह करना शुरू कर दिया। तो प्रश्न ये होता है कि अगर मुख्यमंत्री गलत है तो फिर मुख्यमंत्री के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी किससे वोट मांग रहे हैं? और अगर चिराग पासवान ठीक है तो फिर चिराग पासवान ठीक है तो फिर प्रधानमंत्री जी बताएं। तो बिहार की जनता को शोर बताने से कुछ नहीं होगा मेरी बहन। 15 साल का समय आपको दिया है बिहार की जनता ने, और आपके जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने क्या कहा, अब के बार समय मिलेगा तो हम बेरोजगारी खत्म कर देंगे। 2 करोड़ बेरोजगार दूर करने की बात करी थी प्रधानमंत्री जी ने, 2 करोड़ तो दूर नहीं करे और बेरोजगार कर दिया, और जो कुछ था वो अपने अंडाड़ियों बाणियों को बेच दिया। अब तो निर्लज सरकारें शर्म कर लो, कम से कम बिहार का कुछ तो उद्धार कर लो। चलिए चंद्रमोहन जी आपके सवाल का जवाब लेते हैं। कमल जी जवाब दे दीजिए आप। कमल जी आवाज मिल पा रही है आपको? काबू में आ जाए, एक स्टेट में भी आपका कोई सरकार बन जाए। श्वेता जी आपसे जवाब लिया जाएगा। श्वेता जी, राज्य के चुनाव और लोकसभा के चुनाव का अंतर पूरा देश देख चुका है बिहार में। चलिए पहले फिलहाल कमल जी से ले लेते हैं जवाब। कमल जी, तेजस्वी को मान लिया। कमल जी जवाब दे दीजिए आप। बिहार में जो रोजगार थे वो भी खत्म हो गए हैं और रोजगार के संसाधन भी वहां नहीं बनने पा रहे हैं। सर बहुत ईमानदारी पूर्वक कहना चाहूंगा, जिन भाइयों को ये शंका हो रही है वो एक्चुअल में देखें स्थितियां क्या हैं। आज आप पुरानी बातों को भी छोड़ दीजिए, इस नए बिहार में जो 15 बरस से विकास हुआ है, पूर्व में अभी आज आप गांधी सेतु पहलरा देख बन रहा है, मेडन ड्राइव से लेकर के दीदारगंज तक बन रहे हैं, मेट्रो तक का प्रोजेक्ट आ गए हैं, काम हो रहा है बिहार में। रोडें को भी आप चलिए ठीक है, पहले की बात बिजली बीच में आ गए, बिहार के लोगों को रोजगार। राजेश जी आपके पास आ रहा हूँ, एक एक करके जवाब देंगे तो समझ में भी आएगा। विकास का मॉडल रोजगार जो राजेश जी आपको भी मौका दिया जाएगा पूरा, पहले कमल जी से जवाब ले लें, आपके पास आ रहा हूँ मैं।
रोजगार मिलेगा, अगर विकास होगा तो रोजगार मिलेगा। अरे सर, रोजगार मिल रहा है, मिला, मरीन ड्राइव रोजगार मिल रहा है। गंगा के किनारे जो बिहार में, उसमें रोजगार नहीं, बिहार में कोई भूखा नहीं है, सब रोजगार की बात कीजिए, इनके यहाँ पे क्या है, बात कीजिए, एक 10 लाख नौकरी का फंडा खाली उठा दिया नौकरी का, कि नौकरी देंगे। उसके पीछे की मंशा बिहार की जनता जाने और समझे, पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ के लोग, वो समझ रहे हैं कि ये 10 लाख नौकरी का छलावा है। और चिराग पासवान बिहार नहीं है, इसलिए विकास नहीं हो सकता। चिराग पासवान खुलेआम स्वीकार किया है कि बिहार में विकास नहीं हो सकता है। में बैठे हुए गद्दी छोड़े नीतीश कुमार। अब विकास जो वो कर दिए, भाजपा करेगी विकास, लोजपा करेगी विकास, सपना है। लोजपा ही है कहाँ बिहार में? कहीं लोजपा नहीं है बिहार में। नदियों को जोड़ने का बिहारी और फर्स्ट बिहार के विजन में हमने नदियों को जोड़ने का प्लान। लोजपा थी कब? लोजपा बिहार में थी नहीं हमारे बिहार। चलिए कमल जी, आपकी सहयोगी पार्टी ने भी तो 19 लाख रोजगार की बात कही है। अगर आरजेडी ने या महागठबंधन ने रोजगार की बात कही है तो आपकी सहयोगी पार्टी ने भी तो उस पर वार किया है, उस पर अपना जवाब दिया है। उन्होंने भी 19 लाख रोजगार की बात कही है। कटुआ पार्टी के रूप योजना उनकी तब तय हुई थी जब वो राजद के साथ सरकार बनाए थे। ये मैनिफेस्टो दिखला रहे हैं, का मैनिफेस्टो, राजद का मैनिफेस्टो नहीं चलने वाला है, सब गलत मैनिफेस्टो। चलिए राजेश जी सवाल मेरा आपसे है। राजेश जी करने के लिए कर दिया है। राजेश जी सवाल मैं आपसे ही ले लेता हूँ। राजेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? नहीं मिले बिहार में, और हमेशा ये बीच में बिहार से लापता हो गया है। राजेश जी, आज आप इतनी बुराई कर रहे हैं नीतीश कुमार की, जेडीयू पर आप टीका टिप्पणी कर रहे हैं। इतने दिन आप थे, जब चुनावी साल आया तभी आपको क्यों याद आया नीतीश कुमार का भ्रष्टाचार और उनका घोटाला? नहीं, हमने तो 1 साल पहले ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट वो तो आपने जारी कर दिया था, लेकिन जब आप सत्ता में आए, गठबंधन में आए, जब नीतीश कुमार के आप साथ थे, तब आपने क्यों ये सब नहीं उठाया मुद्दा? बाबू का अहंकार बढ़ गया है कि वो बिहार की जनता को गुमराह करके चुनाव खाने आए। आज एक चुनाव में नीतीश कुमार जी भाजपा को भी धोखा दे रहे हैं। 1 महीना पहले आए बिहार को दिखाने। नीतीश कुमार जी जदयू के सारे कार्यकर्ता आज भाजपा के उम्मीदवारों को हराने में कर रहे हैं। देखिए 10 को चुनाव दीजिए। राजेश जी, जब लोकसभा चुनाव के टाइम पे उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, तब भी चिराग पासवान को ये याद नहीं आया था? तब भी उनको ये समझ में नहीं आता कि नीतीश कुमार भ्रष्ट है, शिक्षा व्यवस्था बिहार की डाउन है, जो आज उनको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। जब हक हुकूक की बात करते हैं, समान काम के बदले समान वेतन का अधिकार मांगते हैं, तो उनपे बिहार की सरकार डंडा बरसवाने का काम करती है। उस समय तो आप भी सत्ता में थे, उस समय तो आप भी साथ में ही थे। आज शिक्षा कुछ नहीं किया बिहार में। आज शिक्षा अचानक पैदा हो गए और अचानक आ गए आज बिहार की जनता को गुमराह करने के लिए। आज की शिक्षा की बदहाली का काम देखा जाता है। कई विद्यालयों का अपना भवन नहीं है, खाली है उल्टा सीधा। चलिए, चुनावी वर्ष में आप लोगों को याद है। राहुल जी, सवाल मेरा आपसे होगा, देखा जाए तो एलजेपी को चुनावी साल में ही ये सारी बातें याद आई हैं, इसके पहले ये भी सत्ता की मलाई ही खा रहे थे। देखिए, जो आपने सवाल पूछा है, बार बार आप पूछ रहे हैं, काफी गंभीर सवाल है। तो ये स्थिति तो है कि अचानक से जो सारे वो मुद्दे उठा रहे हैं, वो मुद्दे हम लोगों ने इसके पहले उठाते हुए लोक जनशक्ति पार्टी को नहीं देखा था। चिराग पासवान जी को भी इस तरह के मुद्दे इतने मुखर ढंग से उठाते हुए हम लोगों ने नहीं देखा। लगातार जो है कि जो नीतीश कुमार के मामले की आलोचना आज पहली बार तो हो नहीं रही है। हम लोगों को याद है पटना की वो बाढ़ की स्थिति, जिसमें कि खुद माननीय उप मुख्यमंत्री जी को जो है कि रेस्क्यू करके निकालना पड़ा था। पटना के उस बाढ़ के समय में भी आप देखेंगे तो लोजपा की तरफ से कोई बड़ी टिप्पणी आपको ध्यान में नहीं आएगी आपको। तो ये जो बिहार का पूरा मामला, मैं बार बार कह रहा हूँ कि बिहार का जो पूरा मामला है, उसमें कहीं न कहीं लोजपा, जदयू और बीजेपी, अभी जदयू के प्रवक्ता यहाँ पे काफी मुखर होकर बोल रहे हैं, अच्छी बात है, अपनी पार्टी के बात को काफी मजबूती से रख रहे हैं वो, और जो बीजेपी के साथ वो सुर में सुर भी मिला रहे हैं। लेकिन सबसे रोचक चीज, और सब लोग कह रहे हैं कि क्या 10 तारीख के बाद जो परिणाम आएंगे तब भी ये लोग ऐसे ही सुर में सुर मिलाते हुए दिखेंगे हम लोगों को? तो ये कुछ बड़े सवाल बिहार में बराबर उठ रहे हैं कि जदयू के समीकरण क्या है, क्योंकि पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने जितने मजबूती से जदयू और बीजेपी के प्रवक्ता टीवी चैनलों पर यहाँ पे हम लोगों को सामने में दिख रहे हैं, इस तरह से लोग चुनाव प्रचार के दरमियान में नजर नहीं आए। एक अविश्वास की खाई लगातार नजर आई है, इससे कहीं ना कहीं नुकसान काफी ज्यादा रहा है। जहां तक बात है कि लोजपा की विश्वसनीयता की बात की, वो अचानक से इतना ज्यादा उन्होंने, वो केवल जदयू पे हमलावर हो रहे हैं, बीजेपी पे हमलावर नहीं हो रहे हैं। आज पप्पू यादव ने एक नया आरोप लगा दिया। पप्पू यादव के आरोप में देख लीजिए कि वो कह रहे हैं कि
तेजस्वी भी जो है वो केवल जो है कि जदयू पे हमला कर रहे हैं, बीजेपी पे हमला नहीं कर रहे हैं। तो देखिए तीसरे चरण में आते आते सब लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप जरूर लगा रहे हैं कि कौन ए है और कौन बी है, लेकिन इन सारे ए और बी टीम के जो सारे आरोप लग रहे हैं, तो बिहार की जनता बहुत अच्छे से समझ रही है इस चीज को, और वो अपने मुद्दों के आधार पे वोट अभी कर रही है इस समय। और कहीं ना कहीं जो पिछले 15 साल के आधार पे जो तुलना किया जा रहा है कि 15 बनाम 15, तो युवा पीढ़ी इस 15 बनाम 15 की तुलना से तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि जो पिछले 15 साल अतीत के इतिहास में जो घटनाएं घटी वो शायद खराब रही होंगी, अच्छी रही होंगी, लेकिन हम लोग तो मूल्यांकन ये करेंगे कि हमें जो दिल्ली जाके चीजें दिखती हैं, जो मुंबई जाके दिखती हैं, वो चीजें ना हो। चूंकि देखिए कोरोना काल में मैं बार बार कह रहा हूं, यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता पूरा दावा कर रहे हैं रोजगार के मामले को लेके। अभी भी हम लोगों ने देखा था उसमें किस तरह से पूरा का पूरा, जब लॉकडाउन की स्थितियां घोषित हुई थी, प्रवासी मजदूरों की भारी संख्या किस तरह से बिहार के लिए रवाना हुई थी। खुद हम लोग अगर दिल्ली एनसीआर से देखें तो यहाँ से भारी संख्या में वो रवाना हुए थे वो लोग। तो इसका मतलब अभी भी ये तय है कि वहाँ पे रोजगार के साधन नहीं है, और वहाँ के लोगों को चाहे पढ़ाई लिखाई करने के लिए, चाहे रोजगार करने के लिए, इन सब चीज़ों को लेके बाहर आना पड़ता है। शिक्षा भी बिहार में एक बड़ा सा मुद्दा बना है कि वहाँ पे किस तरह से कॉलेजों की स्थिति है। अब मैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़, रोजगार की जब बात होती है और सरकार की इफिशियंसी की बात होती है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार की योजनाएं अच्छी रही हैं, लेकिन वो जनता तक डिलीवर नहीं हुई हैं। होंगी कैसे? एक अधिकारी, आप मान लीजिए बिहार एक ऐसा लोक सेवा आयोग है जहाँ वैकेंसी निकलती ऐसे 62वीं 63वीं 64वीं, मतलब 3-4 वैकेंसियां जोड़ के एक साथ परीक्षा ली जा रही है। क्या प्रत्येक वर्ष बीपीएससी की परीक्षाएं आयोजित नहीं हो सकती थी? उसका एक एक एग्जामिनेशन होता, एक एक अधिकारी इतने सारे चार्जेज लिए हुए हैं कि वो अधिकारी से आप नाम पूछे तो वो नहीं बता पाएंगे हम कल्याण अधिकारी हैं, एक्स अधिकारी हैं, वाई अधिकारी हैं, जेड अधिकारी हैं। एक साथ आधा दर्जन विभागों को एक एक लोग संभाल रहे हैं। तो क्या ऐसे समय में इस तरह से इन नियुक्तियों को सरकार को करनी चाहिए थी? इससे सरकार की इफिशियंसी भी बढ़ती। रोजगार देना ना देना तो बात की चीज होती, एक सरकार जो लोक कल्याणकारी सरकार होती है उसके इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए आपको अपना सिस्टम दुरुस्त रखना पड़ेगा। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो बिहार के चुनाव को बड़े मजबूती से प्रभावित कर रहे हैं। चलिए, कई मुद्दे हैं जो प्रभावित कर रहे हैं। मेरा सवाल रोहित जी आपसे है, देखा जाए तो रोजगार की बात कही जा रही है और जेडीयू और बीजेपी दोनों का दावा है कि बिहार में हमने रोजगार दिए हैं। अगर रोजगार दिए हैं तो फिर रोजगार देने की जरूरत क्यों, और ऐसी घोषणाओं की जरूरत क्यों? बात करने में तो दपोर संघ से बड़ा तो कोई था नहीं। नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने दूसरा कोई काम नहीं किया सिवाय लालू प्रसाद जी और उनके परिवार को गाली देने का। अगर इन लोगों ने पॉजिटिव एनर्जी का सदुपयोग बिहार के नवनिर्माण में और नौजवानों के लिए रोजगार सृजन के क्षेत्र में लगाया होता तो आज शायद बिहार के नौजवानों को महाराष्ट्र में और अन्य प्रांतों में जाकर नौकरी नहीं ढूंढनी पड़ती। अभी हमारी बहन और भारतीय जनता पार्टी की नेता बोल रही थी कि नीतीश कुमार जी के राज में और भारतीय जनता पार्टी के राज में बड़े बड़े मॉल बन गए। अरे भाई, उन मॉलों में खरीदार भी तो होने चाहिए। मॉल तो नीतीश कुमार जी के 15 सालों के शासन काल के कुकर्मों के क्रम में अर्जित पैसे से जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की काली कमाई का संचयन करके बना लिया गया। लेकिन इन मॉलों में खरीदार हैं क्या? बिल्कुल खरीदार नहीं है। देखिए, किसियानी बिल्ली खंभा नोचे, भारतीय जनता पार्टी के लोग सुचिता भूल चुके हैं। जनता दल यूनाइटेड के लोग व्याकुल भारत हो गए हैं। अरे भैया, जब आप चोर नहीं हैं तो आपकी दाढ़ी में खुजली क्यों हो रहा है? अगर आप चोर नहीं हैं तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को हम बोल देते हैं कि उधार के सिंदूर से ब्याह नहीं होता है। इसलिए बेमेल के ब्याह कनपतिये से नूर, ये कभी सुने हैं क्या? नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने बिहार के नौजवानों को ठगने और छलने का काम किया। तेजस्वी यादव जी ने जब 10 लाख रोजगार नौजवानों को देने की बात की तो भारतीय जनता पार्टी बिल मिलाकर 19 लाख के रोजगार की बात करने लगी। अरे भाई, चलिए ठीक है रोहित जी, चंद्रमोहन जी से सवाल मेरा होगा। चंद्रमोहन जी, देखा जाए तो कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने 10 लाख के रोजगार की जो बात कही उसका कोई आधार नहीं है। आखिर क्या कोई आधार है इसका? देखिए, बिल्कुल आधार का सबसे बड़ा प्रूफ देखिए, बिहार के अंदर जहां पर पिछले गत वर्षों के अंदर जातिवाद पर चुनाव लड़ा जाता था, ये एक अलग सा चुनाव बाहर निकल के आया। ये चुनाव महागठबंधन ने
बेरोजगार के ऊपर चुनाव को लेके आई है, क्योंकि बेरोजगारी 46% बिहार के अंदर बढ़ी है 15 साल के शासन के अंदर। जहां पर अभी हमारी बहन अगर मॉल का जिक्र करती है, अगर मॉल की इमारत खड़ी कर दी गई लेकिन उस इमारत के अंदर ही कुछ नहीं है, अगर इमारत में कुछ होता तो बिहार का युवा बाहर क्यों जाता, बिहार का हर व्यक्ति पलायन क्यों करता? तो उसी के ऊपर आज बिहार के अंदर जो इलेक्शन लड़ा जा रहा है वो 10 लाख बेरोजगार नौकरी पे करा जा रहा है। और देखिए जो अलायंस है बिहार के अंदर सत्तारूढ़ जेडीयू, वो भाजपा के साथ है सेंटर का। और जिस सरकार के मुखिया ने 2 करोड़ नौकरी देने का बात करी थी, मजबूरी में आकर उनको अपने डिप्टी सीएम और सीएम को साथ लेके 19 लाख नौकरी की बात करनी पड़ी। लेकिन गत वर्षों में 15 वर्षों में उनको बिहार की नौकरियों का डाटे की कोई चिंता नहीं थी। अगर अभी पिछले डाटे पे आप लेंगे तो 96 नौकरी ओनली डाटा सर्वे बोलता है जिसके अंदर उन्होंने प्रोवाइड करी। जहां पर सरकार अपने प्रचार प्रसार के अंदर करोड़ों रुपया खर्च करती रही, अगर उन करोड़ों रुपए को 15 साल की लागत से रोका होता और बिहार के युवाओं के लिए खर्च करा होता तो बिहार का युवा क्यों बाहर निकलता। उसके साथ साथ बिहार आप देखिए शिक्षा के नाम से मैथिली के टाइम से मशहूर है। जब आर्यभट्ट था तब भी बिहार शिक्षा के अंदर माना जाता था, लेकिन जहां पर शिक्षा का केंद्र होना चाहिए था उसको 15 सालों में उस शिक्षा के केंद्र को खराब करके आप पिछले 15 साल के बातों को लेकर चले जाते हैं। लेकिन जब 15 साल का परिवर्तन हुआ, वो परिवर्तन आपको इसलिए मिला कि गत सरकारों ने कार्य नहीं करा तो बिहार की जनता ने उसका जवाब दिया। लेकिन पिछले 15 सालों में आपने मिलकर जितने भी वादे करे, जो जो आपने परियोजनाएं करी, अगर उस परियोजनाओं का मैं अभी ब्यौरा दे दूंगा तो कम से कम 98% जो योजना है वो धरातल पे ना आकर सिर्फ कागज पे ही रह गई बिहार के अंदर। फिलहाल चंद्रमोहन जी से जवाब ले दीजिए। जिसका कारण क्या हो कि एनजीआरटी को यह कहना पड़ गया कि बिहार के अंदर गंदगी का इतना बड़ा भंडार है कि बिहार भारत के सब राज्यों के अंदर खराब है। और बिहार के अंदर देखिए पटना के अंदर अगर आज सैंपल लेने चले जाइए पानी के, तो इतने सैंपल लिए गए जो फेलर बिहार के अंदर इतने जिलों के अंदर पानी के अंदर इतना ज्यादा बैक्टीरिया और इतना सल्फर मिक्स होकर आ रहा है कि बिहार के कई जिलों के अंदर कुपोषण पैदा हो रहा है। तो आपने 15 साल में ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जिसको आप गिनवा रहे हैं? आज बिहार की जनता बदलाव के मूड के ऊपर एक युवा चेहरा की सरकार की अग्रसर हो रही है और एक थके हुए मुख्यमंत्री को जो अपने आप खुद को डिक्लेयर कर रहे हैं कि अंत भला तो सब भला, कि मेरा अंत भला है सब भला है। ना मैंने बेरोजगारी दूर करी, ना मैंने किसानों की प्रॉब्लम दूर करी, ना मैंने कोई इंडस्ट्री बनाई। और भाजपा जो हेल्थ मिनिस्ट्री के ऊपर पिछले 15 साल में बैठी रही, उस 15 साल में भी उन्होंने सेंटर के 6 साल को जोड़ने के बाद भी उसके अंदर कोई एम्स नहीं बनाया। चलिए ठीक है चंद्रमोहन जी जवाब ले लेते हैं श्वेता जी से। श्वेता जी ये जवाब क्या देंगे? चीखने चिल्लाने के सिवा इनको आता ही क्या है? श्वेता जी ऐसे तो कांग्रेस के प्रवक्ता भी आ जाते हैं, कांग्रेस के नेता भी आ जाते हैं, सब लोग आ जाते हैं। मेरी बहन आप चीखती चिल्लाती रहेंगी या मुद्दे की बात भी करेंगे? कुछ श्वेता जी आप चुप रहिए। आप कोई मुद्दे की बात का जवाब भी दे दीजिए। सिर्फ चीखते चिल्लाने से तो आपने इलेक्शन गुजार दिया। कांग्रेस के साथी झूठी बात कोई सुनता है क्या? पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? श्वेता जी चुप रहिए। श्वेता जी बताइए, जवाब आपको ही देना है, बताइए। सवाल पूछना चाह रहे हैं कि बिहार की बेटी के साथ पंजाब के होशियारपुर में अभी दुष्कर्म हुआ है, कुछ कहना चाहेंगे? सर राजेश जी फिलहाल अब इस चर्चा ये चर्चा का विषय नहीं, फिलहाल हमारी चर्चा का विषय बिहार चुनाव है। राहुल गांधी जी होशियारपुर क्यों नहीं गए? राजेश जी फिलहाल हमारी चर्चा का विषय बिहार चुनाव, उसी पे हम चर्चा कर लेते हैं। हाँ चर्चा का विषय बिहार ही है। बिहार में बदहाली की जड़ें जमाने वाले कौन था? कांग्रेस का एक शासन कार्यकाल जो है बहुत लंबा रहा है बिहार में। तो इन्होंने बिहार में अपराध का, आतंक का, लूटमार का, घोटाले का जो जड़ जमाया है वो तो कांग्रेस की सरकार से ही शुरू हो गई। अरे आपने 15 सालों में जो कार्य करे उसकी बात करिए। आप वर्तमान की राजनीति करा करिए, अतीत पे मत जाइए। अतीत के 70 सालों को जो आप देख रहे हैं आज अतीत के 70 सालों के अंदर जितनी भी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं उनको आपने मित्र मंडली को बेच दिया। जितने एयरपोर्ट है उसको आप देख के अडानी अंबानी के हाथ में रख रहे हैं, रिलायंस के हाथ में रख रहे हैं। जिस इलेक्शन में जाते हैं वहां एक नई योजना डिक्लेयर कर देते हैं, पिछली योजना को तो बना दीजिए। उसका क्या किया आपने? चुप रहने के लिए चुप रहिए, पहले उल्टी सीधी बातों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
जी सुनिए, सत्यता पे आधारित बात बोलना चाहिए। मुद्दों की बात कर कोई रहा हूं। मुद्दा नहीं है, भटकाने वाला मुद्दा है। मुद्दों की बात नौकरी कर रहा नौकरी हूं। नौकरी 10 लाख नौकरी कहाँ मुद्दों रखी की है? बात कर रहा हूं। बिहार की जनता जब जबरदस्ती की त्राहिमाम नौकरी खोज की रहा है। स्थिति में थी पिछले चलिए 5 श्वेता जी से ही जवाब ले लेते हैं। कमल जी, श्वेता जी से हम जवाब ले लेते हैं कि आखिर 10 लाख नौकरी अगर बिहार में रखी है तो 19 लाख रोजगार कैसे अरे देंगे? वो व्यक्ति थे जो इतना हो गया। जब बिहार का श्वेता जी, बिहार का श्वेता जी सवाल मेरा आपसे है। 10 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं जेडीयू के कमल जी, वो कह रहे हैं कि 10 लाख नौकरी बिहार में कहाँ है, तो 19 लाख रोजगार आखिर बिहार में कहाँ है अगर 10 लाख नौकरी नहीं है तो? अगर हस्तक्षेप नहीं किए होते तो बिहार के राजेश जी, आपकी बारी आने पे आपके पास में पहुंच रहा हूं, आपको जवाब देने का पूरा मौका दिया जाएगा। बारी बारी से जवाब देंगे तो समझ में भी आएगा क्या कहना चाह रहे हैं आप। श्वेता जी, सवाल मेरा आपसे है, अगर 10 लाख रोजगार या 10 लाख नौकरियों की संभावना बिहार में नहीं है तो 19 लाख रोजगार की संभावना कैसे? सर 19 लाख हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं माननीय सुशील मोदी जी ने, उन्होंने कहा था कि 16 लाख रोजगार दिए जाएंगे। 19 लाख की बात थी। 19 लाख की बात करी थी, जुमला है। श्वेता जी 19 लाख की बात थी होंगे क्योंकि इतने वरिष्ठ, एक सेकंड, इतने वरिष्ठ नेता अगर कोई बात कह रहे हैं तो जरूर उस बात में दम होगी। तो आप अपने आपके पास कोई योजना नहीं है उसकी, समझा पा रही है बात? आप पार्टी की प्रवक्ता है, आपके पास कोई योजना नहीं है उसकी। ऐसी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बिना बेस का कोई बात नहीं करती है। 15 साल में आपने रोजगार नहीं दिया, अब आप इलेक्शन जीतने के लिए 19 लाख की बात करते हैं 10 लाख के ऊपर, और फिर कहते हैं कि उन्हीं को पता है। तो आप पार्टी के प्रवक्ता है, कोई योजना के बारे में आप बिहार की जनता को नहीं बताना चाहते? आप अपना आंकड़ा जुड़ाइए ना सर। आपका तो कार्यकाल 70 साल तक रहा है। हम तो 10 लाख का बता रहे हैं आपका कि 4.5 से 5 लाख नौकरी आपके थ्रू जो सरकार के अंदर पेंडिंग है वो देंगे, जिसको आप सैलरी देने से मना करते थे और कहते थे कि हमारे पास पैसा नहीं है। 5 लाख की नौकरियों के अंदर प्रवासी मजदूर रोकेंगे, इंडस्ट्री डेवलपमेंट करेंगे और 10 लाख का कर्जा मुक्त करके छोटे उद्यमी लोगों को देंगे ताकि उनका पलायन बिहार से ना हो सके। उस बेरोजगार युवा को रोजगार पैदा करके देंगे कि वो बिहार से ना जा सके। तो हम तो 10 लाख का ब्यौरा दे रहे हैं, आपने 15 सालों के अंदर कोई ब्यौरा दिया? और अगर आप 19 लाख की बात करते तो उसका ब्यौरा दे दीजिए, हम क्वेश्चन नहीं करेंगे आपसे। बिहार की जनता को आप बता दीजिए। 19 लाख नहीं है सर, पहले सुन लीजिए बढ़िया से। 16 लाख की बात हुई है। चलो 16 लाख का ही बता दीजिए। आंकड़े क्यों बदल रहे हैं श्वेता जी? 19 लाख है, 19 लाख है, 19 20 लाख से एक कम 19 लाख के आंकड़े हैं, आप उसको बदलिए मत। अब तो चुनाव मोदी जी को फोन लगा के पूछिए, सुशील मोदी जी को फोन लगा के चुनाव के आखिरी चरण में बीजेपी ने आंकड़े घटा दिए। अब उन्होंने रोजगार के आंकड़े 19 लाख से 16 लाख बताइए। भाजपा के प्रवक्ता को भी नहीं पता है कि भाजपा के नेता ने कितने लाख की नौकरियों की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी का झूठ उजागर हो गया। भाजपा झूठ बोलती है। भाजपा के नेता सरेआम में चुनाव के 2 करोड़ रुपए 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए गए तो 3 लाख की तो कोई बात ही नहीं है। भाजपा सुनिए ना, भाजपा के नेता का कोई पर्चा नहीं कर हद हो गया। भारतीय जनता पार्टी का झूठ उजागर हो गया। भाजपा झूठी पार्टी है, बड़का झूठा पार्टी। भाजपा झूठ बोलती है। भाजपा ने नौजवानों को ठगा। भाजपा ने 19 लाख नौकरी करी और चुनाव के दिन 3 घंटा बचा है वोट का। नौजवानों सुन लो, भाजपा की प्रवक्ता ने कहा कि 19 लाख नहीं 16 लाख। मैनिफेस्टो में कहा 19 लाख और सहारा चैनल पर कहा 16 लाख। 3 लाख का झूठ। भाजपा झूठ बोलती है। भाजपा ने झूठ बोला 19 लाख कागज में, मुंह से 16 लाख। भाजपा झूठ बोलती है। भारतीय झूठा पार्टी 19 लाख कर दीजिए। श्वेता जी 2 करोड़ बोलने के बाद अगर 19 से 16 में क्या दिक्कत है? 19 फिर बोल दीजिए, जुमले तो आप बोलते हैं। फोन लगाइए। आपके जो मंत्री है वो कहते हैं कि हमने 2 करोड़ का तो 18 लाख का जुमला बोला था, जिसको भी जुमला बोल दीजिए कि जुमला है। 19 लाख की नौकरी कही, 16 लाख आपने कहा। भाजपा ने झूठ बोला। बीजेपी
झूठ बोलती है। उसके आगे आप टिकते क्या 19 लाख का एक और जुमला इलेक्शन वाले दिन भाजपा का नेता ने बोला, बिहार जो के 15 नौजवानों लाख का जुमला को नीतीश धोखा कुमार जी ने दिया। बोला था कि वो 19 लाख की नौकरी जुमला मैनिफेस्टो बोल रहा में, गडकरी जी ने और कि जुमला है, प्रवक्ता उसी को कहती आज है इन्होंने 16 फिर लाख। 19 लाख का भी तुम्हारा जुमला है। ज्ञान नहीं है तो क्या बोलती हैं आप? पल्ले के पहले उसका सफाया कर दिया, उसको काट गिराया, यही किया आरजेडी ने। चलिए ठीक है, योजनाओं की बात तो हो गई। चंद्रमोहन जी, सवाल मेरा आपसे होगा, देखा जाए तो 90 के दशक में जब लालू जी की सरकार थी तब भी लोगों को समय से सैलरी नहीं मिल पाती थी। मैं आरजेडी का नेता नहीं हूँ, 6 महीने या 1 साल में उनको सैलरी कहीं बिहार को बचाने के लिए ऐसे में 10 लाख रोजगार की आप बात कर रहे हैं, वो सैलरी कहां से आएगी आखिर, और क्या योजना उस पे आपका? पिछले अगर वर्ष पे हम चले जाएं पिछले सरकारों के अंदर, तब सरकारों के पास इतना बजट नहीं था, ना ही इतनी बजट की कैटेगरी थी जितना सेंटर से बजट मिलता था। लेकिन फिर भी उसके बाद पिछली सरकारों के अंदर अगर आप देखेंगे उस तरह के सिस्टम को डेवलप करके उतना कार्य करा गया था। अगर आज हम पिछले 15 सालों से आज के 15 सालों की तुलना करते हैं तो आज उस 15 साल के अंदर आधुनिक युग के अंदर हम खड़े हो गए और एक कंप्यूटर युग की प्रणाली के ऊपर हम आके खड़े हो गए, और हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो बढ़नी चाहिए थी वो गिर गई। और गिरने के कारण ही आज लोड हो गया कि जीएसटी का पैसा जो सरकारों को मिलना चाहिए था वो इनके रहते हुए भाजपा के, वो अपने शासित राज्यों में तो ये जीएसटी के पैसा प्रोवाइड करते हैं, और आप जहां इनकी शासित राज्य नहीं है वहां ये जीएसटी का पैसा प्रोवाइड नहीं करते। चलिए, अगर आपकी सरकार बनती है तब भी केंद्र की सरकार तो नहीं बदल जाएगी? फिर नहीं, भी वही बिल्कुल भी हम आप बिल्कुल वादा करते हैं कि हमारी सरकार अगर आती है अलायंस की, महागठबंधन की, तो हमारी पहली कैबिनेट मीटिंग में हमारे गठबंधन के अंदर ये बिल्कुल डिक्लेयर है कि हम पहला साइन जो 10 लाख नौकरी का है वो पूरा करेंगे, उसके बाद किसान की इनकम का कार्य करेंगे, उसके बाद हमारी जो एक योजना है जिसके अंदर बिहार का युवा जो उद्यमी बनना चाहता है उसको हम पान पकड़ो और पेंशन की तरफ नहीं ले जाना चाहते, उसको हम उद्योग सेट करके देना चाहते हैं। और जो आज यूपीए सरकार एनडीए सरकार के अंदर अगर आज एक व्यापारी व्यापार खोलने के लिए बैंक अकाउंट में बैंक भी खोलने चला जाए तो आज इन्होंने बैंक खोलने के अंदर इतनी कठिनाई पैदा कर दी करंट अकाउंट के, उस प्रणाली को भी हम चलिए चंद्रमोहन थोड़ा ये भी समझा दीजिए, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार जैसे बनती है आप तुरंत पहला साइन करेंगे 10 लाख रोजगार के लिए, तो आखिर ये रोजगार अचानक से कैसे पैदा हो जाएंगे आपकी सरकार बनते ही? देखिए, सबसे पहले मैंने आपको पिछले वक्त हुए में बताया कि 5 लाख रोजगार जो हैं वो आज की जो सरकार है उसके अंदर ही है। उन्होंने वो सरकार रोजगार पैदा नहीं दिए, उन्होंने ये क्या कि हमारे पास फंड नहीं है। 5 लाख का सिस्टम तो सीधा सीधा वो डेवलपमेंट होता है जिसके अंदर हम लेके करेंगे। उसके साथ साथ जो बेरोजगार इस पैनल के ऊपर खड़ा है उसको हम उद्योग के द्वारा उसकी सेटिंग करवा के और उसको एक रोजगार पैदा करके देंगे, और जो इंडस्ट्री बंद हो गई है उन इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करके और उसको लाके रोजगार उसी समय पैदा करके देंगे। देखिए, जैसे मैंने कहा कि जब बिहार के अंदर रेल के डिब्बे बनते थे, अगर उसके अंदर इतने व्यापारी बच्चे काम करते थे उसका रोजगार छिन गया। इसी तरह से अगर आज आपने माल तो खड़े कर दिए लेकिन इंडस्ट्री के अंदर शुगर मिल्स हैं और जितनी भी मिल्स आपने बंद करी वो 15 साल में आपने स्टैंड नहीं करी। अगर उस तरह का व्यापारी दिल्ली से और स्टेट से बिहार में आना चाहेगा, हम खुले आंख बंद करेंगे। हम क्रोनी कैपिटल वाली जो एक व्यापारी मंडली है उससे इग्नोर करके हम मिडिल क्लास और बुनकर व्यापारी को बिहार के अंदर पैदा करेंगे ताकि वो अपने नीचे 10-10-50 लाख की जो 5 लाख की बात आपने कही वो चीनी मिल, जो सरकारी चीनी मिल है उनको मिला लीजिए और बाकी जो सरकार के विभाग विभिन्न उनको मिलाकर कर लिया। 5 लाख और कहां से रोजगार आएंगे? 5 लाख मैंने बताया जी इसी से आएंगे। 5 लाख का रोजगार करने का सिस्टम जो है यहीं से डेवलप होगा। 10 लाख का जो ब्यौरा दिया है उसका पूरा बखान आपके सामने दिया जा रहा है। वैकेंसीज बहुत है वहां पर, वैकेंसीज को सरकार ने इसलिए हटाया ये कह के कि मेरे पास फंड नहीं है, जबकि उससे ज्यादा फंड वो निरंतर अपने प्रचार प्रसार में खर्च करते रहे। तो उसको हम बंद करेंगे। हमारे जो नेता है तेजस्वी यादव जी महागठबंधन, उन्होंने बोला कि अगर जरूरत पड़ी तो हम मंत्री विधायक की सैलरी को भी रोक के उसका खर्च करवाएंगे युवाओं के लिए। मैं जो आपने सवाल पूछा है बड़ा गंभीर सवाल आपने पूछा है। देखिए, चुनाव के समय में जो प्रश्न रोजगार को लेके है, उस रोजगार को लेके जो है कि किस तरह से 10 लाख दिए जाएंगे इसको लेके कोई डिटेल्ड ब्यौरा एक तरह से तेजस्वी यादव की तरफ से नहीं मिला है। लेकिन हाँ, लोगों को समझाने का ये प्रयास किया गया है अगर वहां पे, क्योंकि ये सवाल गंभीर है। बार बार जब ये सवाल पूछा जा रहा है आरजेडी के तरफ से कि आरजेडी को जब पूछ रहे हैं हम लोग कि कहाँ से लाइएगा, तो इसका ब्यौरा जो एकदम बिल्कुल एक तकनीकी ब्यौरा जो होना चाहिए वो नहीं रखा गया है। एक तो पहली चीज तो ये, लेकिन दूसरी चीज की इसको भावुक ढंग से इसको अपील किया जा रहा है। इसको अपील ये किया जा रहा है कि अभी हमारी उम्र 31 वर्ष है, हमने अगर 31 वर्ष की उम्र में कोई वादा किया और हमारी सरकार बनती है और अगर हम इसको नहीं पूरा कर पाते हैं तो फिर हमारा 40-50 साल का पॉलिटिकल कैरियर है वो बर्बाद होगा। तो इसका जवाब जो है बिहार के राजनीति में
इस भावनात्मक तर्क के माध्यम से दिया जा रहा है। इसका तकनीकी जवाब ना होकर तर्क दिया जा रहा है, और आप जनता के बीच में ये तर्क काफी मजबूती से युवाओं के बीच में गया भी है। मैं आश्चर्यजनक चीज ये थी कि जब किसी मैंने लड़कों से कई जगहों से पूछा हमने कि आप लोग 10 लाख के रोजगार के ऊपर जब आप लोगों को लग रहा है कि प्रथम बार में 10 लाख की वो नौकरी कैसे मिलेगी, आपको लग रहा है कि बिहार सरकार के पास जो नई सरकार बनेगी उसके पास इतने संसाधन होंगे, तो उन लोगों ने बिल्कुल वही तर्क दिए जो तर्क तेजस्वी दे रहे थे कि भाई वो तो अभी 31 साल का है, अगर वो अभी नहीं पूरा करेगा तब तो उसका पॉलिटिकल करियर में यही ताला लग जाएगा। चलिए, तो श्वेता जी जवाब से एक भी भावनात्मक जवाब देने का प्रयास किया। चलिए राहुल जी, श्वेता जी से भी हम जवाब ले लेते हैं। ये तो रही 10 लाख आरजेडी की बात या महागठबंधन की बात, अब 19 लाख रोजगार की बात जो कहा है बीजेपी ने, एनडीए ने, उससे जान लेते हैं। श्वेता जी, कैसे रोजगार आपके यहाँ से दिया जाएगा या एनडीए किस तरह से रोजगार उपलब्ध कराएगी 19 लाख? सर, एनडीए इस तरह से करेगी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सबसे पहला स्लोगन है आत्मनिर्भर भारत। वो बहुत बड़े बड़े सपने नहीं दिखाते हैं, क्योंकि बड़े सपने साकार करने में बहुत टाइम लग जाता है, पता नहीं वो कितने दिन में साकार हो पाएंगे। चलिए, 15 साल का समय तो आपने भी ले लिया है, आप लोगों ने भी। उन्होंने नीचे से हर एक चीज को उठा करके ऊपर ले जाने की कोशिश की है। उन्होंने नीचे तबके के जो हमारे मजदूर भाई हैं उनके लिए बैंक से इजी लोन की व्यवस्था करवाई। उसके बाद आप देखेंगे, उनकी योजनाओं को देखेंगे तो धीरे धीरे वो बढ़ती चली जाती है। उन्होंने 10 लाख तक के लोन को इजी व्यवस्था के तहत लोगों को दो, ताकि लोग जो है दूसरे पे डिपेंडेंट ना रहे। चलिए, व्यवस्था तो करवा दी है श्वेता जी, क्या वाकई में वो मिल पा रहा है लोगों को? वो खुद से अपना ऋण निकाले और अपने रोजगार को स्वयं। अगर कोई भी व्यक्ति मान लेते हैं कि एक हम एक रोजगार शुरू करते हैं, तो हमारे साथ साथ न जाने कितने लोग जुड़ जाएंगे। जिनकी शिक्षा पूरी रहेगी वो भी, और जिसकी शिक्षा जैसी रहेगी उसके अनुसार उसको नौकरी मिलता चला जाएगा, उसको काम मिलता। कोई भी इंसान बहुत बड़े नौकरी के चक्कर में कम से कम भूखा नहीं मरेगा। हम लोग हवा में घर नहीं बनाते सर। हमारी परंपरा रही है, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि हम घर को ताश के पत्तों का घर नहीं बनाते। 2 करोड़ रोजगार कहां गए? वही काम करते हैं और वही बोलते हैं जो हम कर सकते हैं। चलिए, पारा शिक्षकों की बात में आपको याद दिला दूं श्वेता जी, और सहायक शिक्षक जो थे उनकी भी आपको बात याद दिला दूं। वो समान काम के बदले समान वेतन की बात कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज हुआ था, उनकी जो समस्याएं थी उनको नहीं सुना गया था। जी, आपकी बात मैं पूरी तरह से सुन नहीं पा रही हूं सर। पारा शिक्षक लगातार मांग कर रहे थे, जो सहायक शिक्षक थे वो लगातार मांग कर रहे थे कि उनको समान काम के बदले समान वेतन दिया जाए। प्रदर्शन भी वो लगातार कर रहे थे, सरकार से मिलने की कोशिश भी लगातार की जा रही थी, लेकिन उनको बदले में क्या मिला था? लाठीचार्ज। क्या इस तरह से रोजगार दिया जाएगा एनडीए की तरफ से? नहीं, ये बिल्कुल ही मतलब कि हम क्या कह सकते हैं, इस बात पर तो कुछ बोलना उचित नहीं होगा। गलत था ना, आपको भी तो ये पता है गलत था। लेकिन हम जहां तक आपको याद दिलाना चाहते हैं कि एक समय था कि शिक्षकों की बहाली बिल्कुल ही नहीं होती थी, और एनडीए सरकार ने शिक्षकों की बहाली की। पहले शिक्षकों को 1-1 साल तक सैलरी नहीं दी जाती थी। अब जो है कि कम से कम सैलरी उनका एक ऑन टाइम मिलता है। देखिए, एक चीज मैं जोड़ूंगा, जब रोजगार को लेके सवाल हो रहे हैं। देखिए, अभी सबसे पहला चीज तो ये कि जैसे ही 10 लाख की घोषणा की गई आरजेडी की तरफ से, तो उसमें त्वरित तौर पे सुशील मोदी की प्रतिक्रिया वही थी जो जिस सवाल को हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आखिर 10 लाख जब नौकरियां दी जाएंगी तो उसके लिए राज्य सरकार के पास संसाधन कहाँ पे है। तो उस त्वरित तौर पे तो शुरुआती प्रतिक्रिया थी, लेकिन जैसे ही लगा कि ये मामला काफी ज्यादा क्लिक कर रहा है, तो उसके दो दिन बाद खुद बीजेपी के एक तरह से उनके तरफ से वो संख्या इधर से 10 लाख का 10 लाख के बनाम 19 लाख का पूरा एक खाका खड़ा कर दिया गया। तो जिस तरह से इधर से भी क्लियरिटी नहीं है कि 10 लाख का कैसे कहां से क्या चीजें होंगी, वही क्लियरिटी उधर भी नहीं है। वो 19 लाख के संबंध में भी कोई ब्यौरा मतदाताओं के पास आज उपस्थित नहीं है। वो एक काउंटर करने के रूप में रहा कि किसी ने 10 का दे दिया, तब उसके बदले में 19 दिया गया। लेकिन मैं आज तक अभी भी ये नहीं समझ पाया कि 19 का ही ये शुभ संख्या कहां से लाया गया। ये चलिए, कमल जी से जवाब लेते हैं। कमल जी कुछ कहना चाहते हैं, कमल जी बताइए। सर, हम ये रोजगार देखिए सर, राजद ने जो अपने मैनिफेस्टो में 10 लाख नौकरियों की बात की,
और अभी आपने बोला केंद्र सरकार के द्वारा माननीय हम लोगों की देश की वित्त मंत्री जी ने 19 लाख रोजगार देने की बात की, नौकरी रोजगार दोनों दो चीजें सर। नौकरी, सरकारी नौकरी में सरकारी बजट पे प्रभाव पड़ता है, वो फंडिंग चाहिए उतनी, और रोजगार उपलब्ध कराना ये विकास का सूचक है। तो आज जो बिहार में हुआ और आगे जो करने का है, आज माइक्रो फाइनेंस है, MSIM इंडस्ट्रीज है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, या आज फूड प्रोसेसिंग, आज सुनिए, आज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है। तो ये सब इंडस्ट्रीज गांव में, एरिया में विकास के साथ छोटे छोटे उद्योगों को स्थापित करना और लोगों को जोड़ना और वो रोजगार के अवसर पैदा करके उस व्यवस्थाओं को पूरी करना है। इससे बिहार आत्मनिर्भर बनेगा और बिहार के जो भी उत्पादन होंगे वो हम लोग अन्य राज्यों में पिछले 15 आपने बड़ी अच्छी बात कही है। रोजगार मिलेगा, जो रॉ मटेरियल की सप्लाई आएगी बाहर से उनको रोजगार मिलेगा। इन व्यवस्थाओं, चलिए रोजगार तो मिलेगा कमल जी, लेकिन पिछले 15 सालों में ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई जब आपके पास ये योजना पहले? पिछले 15 साल का कुछ ब्यौरा तो दे दीजिए कमल जी, थोड़ा हम लोग ज्ञान अर्जन कर लेंगे कि पिछले 15 वर्ष में आपने रोजगार के लिए क्या क्या प्रयत्न किए। इसलिए ये संभव नहीं है। कमल जी, अगर आपके पास योजनाएं, आप बता रहे हैं कि हम छोटे छोटे कारखाने लाएंगे, छोटी छोटी, आज जितना कंज्यूमर मार्केट बिहार है जितना बड़ा, हिंदुस्तान में कोई स्टेट नहीं है। जब कंज्यूमर मार्केट है तो लोगों को रोजी रोजगार मिल रहा है और लोग काम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ लोग काम नहीं कर रहे हैं। कमल जी, कम से कम ऐसी बात बोलिए जिसको कम से कम लोग विश्वास भी कर सकें। आप इस समय सहारा समय के नेशनल पे पूरा देश देख रहा है आपको, पूरे पटना, बिहार के लोग पूरे देश में नजर आ जा रहे हैं। अगर ये तो हम लोग चाहते हैं, सारे लोग चाहते हैं कि बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार मिल जाए। ये स्वप्न की स्थिति है, वर्तमान में वैसी स्थितियां नजर नहीं आ रही हैं। अभी भी बिहार से ड्रेन हो रहा है, बिहार से लोगों को रोजगार के लिए दूसरे जगहों पे जाना पड़ रहा है। आपको ये ब्यौरा आज देना चाहिए था कि रोजगार के साधनों को बढ़ाने के लिए अब तक आपने क्या क्या प्रयास किए, कितने उद्योगों को आपने आगे बढ़ाया है, क्या क्या चीजें हुई है, वैसा कोई ब्यौरा आपकी तरफ से आ नहीं रहा है कमल जी। जानकारी हो तो ही उसका जवाब दीजिए, नहीं जानकारी हो तो बिहार की जनता को गुमराह करने की कोशिश। चलिए रोहित जी से भी हम जवाब तो नहीं दे रहे हैं ना कमल जी। रोहित जी, जवाब आपका, टिप्पणी आपकी क्या सर? रोहित जी, बीच में तो सब लोग चिल्लाएंगे, हम लोग तो सामाजिक न्याय के लोग हैं। देखा जा सकता है बिल्कुल एकदम बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वादा किया 15 लाख खातों में जाएंगे, नहीं गया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2 करोड़ नौकरियां आएंगी। चलिए कमल जी, राजेश जी आपके पास में आ रहा हूं दोबारा से। अभी आपको मौका दिया गया था, आप लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। अब रोहित जी की बात सुन लेते हैं, उसके बाद दोबारा मैं आपके पास आ रहा हूं। रोहित जी, बात रखिए अपनी। माननीय प्रधानमंत्री, भारत के धरती पुत्र जिनको भाजपा कहती है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 2 करोड़ नौकरी देंगे 14 में, 2020 आ गया, नहीं मिला। कहा कि 15 लाख भेजेंगे सीधे खाता में, NEFT करेंगे, आज तक नहीं हुआ। तो सुशील मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जो खुद बेरोजगार होने जा रही है, वो बिहार के नौजवानों को 19 लाख नौकरी क्या देगी? ये तो भारत के वित्त मंत्री ने आकर बिहार में अनाउंस किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की प्रतिनिधि के रूप में सहारा जैसे रेप्यूटेड और नेशनल चैनल पर जिस बहन ने जो कहा कि 19 लाख नहीं 16 लाख, उसी से यह स्पष्ट हो गया कि बिहार के नौजवानों को धोखा, ठगने और 420 का काम भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। बहन श्वेता श्रीवास्तव जी के स्टेटमेंट का कॉग्निजेंस लेकर बिहार के नौजवानों को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर 420 का मुकदमा कर देना चाहिए। झूठ बोलती है भाजपा, झूठ बोलती है भारतीय जनता पार्टी। और मोदी जी, आप तो जहां जहां देश में जाते हैं, अरे आपने तो 16 लाख कहा, 19 लाख निर्मला जी ने कहा, आपने 16 लाख कहा। अरे धैर्य से सुनिए, आपके बात में बोलते हैं, सुनिए धैर्य से पूरा बात। क्यों बेचैन हैं आप? सत्ता जा रही है इसीलिए बेचैन हैं। सत्ता जा रही है इसलिए बेचैन हैं। सत्ता चली गई, नौजवान मुकदमा करेगा,
नौजवानों को ठगा है, धोखा, 420, फ्रॉड, मिसचीफ, क्राइम भाजपा ने किया, ठग लिया। आपने बोला 19 लाख, निर्मला जी ने बोला, आपने 16 लाख बोला। नौजवान सुन रहा है। अभी भी 3.5 घंटा का चुनाव बचा है। बिहार का नौजवान अंतिम फेज में हुमच के वोट करेगा। भाजपा की विदाई, नीतीश कुमार की विदाई तय हो गई है। भाजपा ने झूठ बोला, आपने झूठ बोला, निर्मला जी ने झूठ बोला। तो कहते थे कि हम नहीं पहचानते हैं। आपने युवाओं के साथ ये काम किया है। चलिए, झूठ जिसने बोला रोहित जी, झूठ का पर्दा तो फाश हो जाएगा। 10 तारीख को जनता जवाब देगी अपने मतों के माध्यम से। गीत मत गाइए। वो छोटे बच्चे बड़े ही नहीं हो पाते थे। आदरणीय पत्रकार महोदय, युवा का मेरा एक भविष्य मिनट का पक्ष और सुन लीजिए। नौजवानों को ठगो मत भैया। भारतीय जनता पार्टी के लोग हाथ जोड़ के निवेदन है, नौजवान समझ गया। अरे ठगते तो आप हैं, आप तो ठगने के अलावा आप तो लूट जाते हैं। देखिए भाजपा के लूट नीति के प्रचारकों की बोली को सुन लीजिए। भाजपा की ठग नीति के प्रचारकों की बोली सुन लीजिए। निर्मला सीतारमण 19 लाख और भाजपा की प्रवक्ता 16 लाख। जनता केस करेगी। 420 का, ठगने का, झूठ बोलने का, फ्रॉड करने का। आप लोगों की बोली में झूठ है। आपने बिहार के नौजवानों को ठगने का काम किया, बदलाने का काम किया, मूर्ख बनाने का काम किया। नौजवान वोट नहीं करेगा, किसान वोट नहीं करेगा, मजदूर वोट नहीं करेगा। चलिए, बिल्कुल रोहित जी, जनता जवाब देगी कि आखिर कौन कौन से मुद्दे हैं और किस मुद्दे ने जनता को ज्यादा रिझाया। फिलहाल राजेश जी, सवाल मेरा आपसे होगा। राजेश जी, मेरा आपसे सवाल है। चिराग पासवान ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम 7 निश्चय योजना की जांच कराएंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेल भी जा सकते हैं। क्या आपके सहयोगी दल बीजेपी इससे इत्तेफाक रखती है? क्या बीजेपी राजी है इस चीज पर, जिसके साथ मिलकर आप सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं? राजेश जी, बिल्कुल इत्तेफाक रखेगी। जीरो टॉलरेंस के नीति पर देश अभी रखती है नहीं, वो क्लियर कर लीजिए श्वेता जी से पहले। मोदी जी बिल्कुल कायम है आज भी। और बिहार के जितने विभागों में घोटाले हुए हैं, जिनके सबूत जदयू के नेताओं के घर पैसे पकड़े जा रहे हैं, निश्चित तौर पे हम जांच कराएंगे। और श्वेता जी से क्या, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक वर्ड में कह दिया कि हमारी सरकार जो है टॉलरेंस नीति पर काम एनडीए गठबंधन में ही बनेगी, भ्रष्टाचारियों के साथ कभी खड़ा नहीं होंगे। हमारे जो मुखिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने खुले तौर पे कह दिया कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हमारे नेताओं के घर पैसे पकड़े जा रहे हैं। चलिए राजेश जी, आपकी बात तो यहीं पे कट जा रही है। बीजेपी कह रही है कि हम समर्थन नहीं करेंगे, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। दूसरे की भी बात उन्हें सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल सर। चलिए राजेश जी, बात अपनी रखिए आप। मेरा कहना है कि क्या विकास का पैमाना मॉल होगा? अरे एक एग्जाम्पल है, पूरे बिहार के लोगों का रोजगार दिया जा सकता है क्या? कहाँ खाली मॉल की बात हो रही है? किसानों की रोडों की बात हो रही है। किसानों की स्थिति पर कैसे नहीं बात हो रही है? मजदूरों की बात हो रही है। जो बिचौलिया है उनको खत्म किया गया सर। चूल्हा चौका बंद है, हम उनकी बात कब करेंगे? किसानों की बात कैसे नहीं की? चलिए चंद्रमोहन जी, आपकी भी एक टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, अभी जो हमारे इस पैनल के अंदर 3 सत्तारूढ़ पार्टी के नेता बैठे हुए हैं, भाजपा, जेडीयू और उसकी चिराग पासवान की पार्टी के। भाजपा के नेता बोल रहे हैं कि हमारा अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होगा, और चिराग पासवान के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार ने करप्शन करा और करप्शन के अंदर वो लिप्त है। यानी जेडीयू को वो कर रहे हैं, और जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी के प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से हम उसी को बनाएंगे। तो 15 साल में ये डिक्लेयर हो गया, आज इलेक्शन का दिन है, कि बिहार की जनता आपके माध्यम से ये देख रही है कि जिस सरकार के अंदर वो सरकार में शासन रहे, उन्होंने हमारा हनन और शोषण कराया। ये बात उनकी खुद के अलायंस, खुद की पार्टियां बोल रही हैं। इस बात को बिहार की जनता देख रही है। इसी को देखते हुए
बिहार का युवा आज सरकार को बदल रहा है और एक नए नेतृत्व के अंदर सरकार का गठन करने जा रहा है। लोजपा हम लोग के संग का हक नहीं है, लोजपा हम लोग के संग कहीं गठबंधन में नहीं है। अरे आपके साथ गठबंधन में नहीं है, आपके पड़ोस में मेरी बहन बैठी है, उनके गठबंधन में तो है, सेंटर में पास बैठी हैं, संकट आता आप उनके साथ रह रहे हैं। यही तो बिहार को आप बता दीजिए कि आप 3 पार्टी मलाई खाते रहे 15 साल, अब मलाई के बाद आप कह रहे हो वो कह रहा है वो चोर है, वो कह रहा है वो चोर है, एक कह रहा नहीं ये चोर नहीं है, ये ठीक है। तो बिहार की जनता को ये तो बता दो चोर कौन है, और आप 15 साल पीछे चले जाते हो। 15 साल का जंगल राज नहीं है, आज के 15 साल का जंगल राज का जवाब मांग रहा है बिहार का युवा, बिहार का किसान, बिहार का हर प्रवासी मजदूर आपसे जवाब मांग रहा है। खातिर वैश्विक महासंकट में हमारे आदरणीय रामविलास पासवान जी दिवंगत हुए हैं देश के खातिर। वाह, चलिए वो तो सम्मानजनक थे भाई। देश के लिए उन्होंने अपने स्वास्थ्य की भी अनदेखी की, और जिस तरह से उनके स्वास्थ्य की अनदेखी हुई, आपके चिराग पासवान पे क्वेश्चन खड़ा कर दिया, इतना गंभीर क्वेश्चन खड़ा करा जिसके लिए आपकी किसी भी अलायंस पार्टी ने उसका विरोध नहीं करा। जीतन मांझी ने जो ब्लेम लगाया है उसका ना आपने विरोध करा। आप खेल रहे हैं बिहार की जनता के साथ। एक ऐसा दिवंगत नेता जिसका बिहार के अंदर बहुत योगदान है, और उसकी मौत का आप ही के अलायंस पार्टी ने चिराग पासवान के ऊपर ब्लेम लगाया। ना आपकी भाजपा ने विरोध किया, ना आपकी जेडीयू ने विरोध किया। ये चाल चरित्र और चेहरा आप तीनों पार्टी का है जो बिहार के अंदर शासन कर रही है। कौन नेता है आपका? हमारा नेता ने नहीं, जीतन मांझी ने ब्लेम लगाया आप पे। चोर चोर मौसेरा भाई जो खेल रहे हैं, जीतन मांझी किसके साथ है? पूरी तरह समझ रही है। जीतन मांझी किसके साथ है? मित्र को मैं बताना चाहता हूँ, गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज मत कीजिए। पहले 12 आप तेजस्वी जी के साथ हैं, और आपका जो दीवा स्वप्न का जो एक पिटारा खुल रहा है, हम समझते हैं 10 तारीख को बिहार की जनता पूरी तरह बंद करने जा रही है। चलिए राहुल जी, किस तरह से देखा जाए इसको? एलजेपी कह रही है कि हम सत्ता में आएंगे तो नीतीश की जांच कराएंगे, और सत्ता जो सरकार बनाने का ये दावा कर रहे हैं बीजेपी के साथ, बीजेपी बना कर रही है। आखिरी चरण में जब हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, ये बड़ा ही रोचक मामला है। खुद बेरोजगार है, वो क्या रोजगार देगा? सुन लीजिए अब जरा राजेश जी देखिए, लोजपा जिस तरह से दावा एकदम कठोरता के साथ दावा कर रही है कि नीतीश कुमार को जेल ही भेजा जाएगा, यानी कि अब इससे ज्यादा आक्रामकता तो क्या हो सकता है? वो आक्रामकता वो दिखा रहे हैं। बिल्कुल भेजा जाएगा। नहीं, अब सुन तो लीजिए, ये आपकी आक्रामकता है ना, लेकिन अब आपकी आक्रामकता का तो पोल बगल में जो श्वेता जी हैं वही खोल दे रही हैं। वो स्पष्ट रूप से कह रही हैं कि ऐसा कुछ होना नहीं है। देखिए, आप बिहार की जनता इसको देख रही है और सुन रही है। जो चीजें ऐसा नहीं है कि भाई आप सहारा समय नेशनल पे हम लोग डिबेट कर रहे हैं और इसको कोई देख नहीं रही है। बिहार की जनता बहुत ध्यान से इस डिबेट को देख रही है। समझने का चीज है कि ये एनडीए के जो एनडीए का जो पूरा गठबंधन है, आप सुन लीजिए पहले। अब आप जैसा लोजपा राजेश जी आपके पास आ रहे हैं, जो भी जरा सुन तो लीजिए। आपको शायद ये नहीं पता है यहाँ पे कि इस समय जो सिचुएशंस आप लोग बना रहे हैं, जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो इस तरह के बहकावे में आएगी। ये अच्छी बात है, आपने उठाया, आपको लोकतंत्र में अपने मुद्दे उठाने का पूरा अधिकार है, लेकिन हम लोगों को भी तो ये पूछने का अधिकार है ना कि ये टाइमिंग यही क्यों रहा? आखिर इसके पहले आप कहाँ सोए हुए थे? तो ये टाइमिंग पर सवाल पूछे जाएंगे जिसका आप कोई उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, पूरे बिहार की राजनीति को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से कहीं ना कहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, एनडीए के भीतर का फिजिक्स काफी बेहतर दिखता है, लेकिन एनडीए की केमिस्ट्री हम लोगों को नजर नहीं आती है, जो केमिस्ट्री बननी चाहिए थी। और जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी के बीच में ये केमिस्ट्री बनी, उससे काफी नुकसान हो रहा है। मैं एक चीज में जोड़ूंगा, देखिए बिहार को लेकर मुख्यमंत्री जी ने कैसे कह दिया कि भाई उद्योग वहीं पर लगेगा जहां पे समुद्र होगा। आप बगल के पड़ोसी हम लोग का राज्य है। देखिए, अब यहाँ पे सीए एनआरसी के मामले में काफी उठाया गया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर फेंका जाए। स्थिति क्या है? थोड़ा सा देखिए, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आइए आप। स्थिति यह है आज कि भारतीय अर्थव्यवस्था से ज्यादा बेहतर स्थिति है बांग्लादेश की। सुन तो लीजिए जरा सा, भारतीय अर्थव्यवस्था से बेहतर स्थिति है बांग्लादेश की। वो जमाना लग गया। अब तो बांग्लादेश में एक दिन में कोई भी जाके 1200-1300 रुपया का मजदूरी आसानी से कर ले रहा है। अब कहाँ तो उस जमाने में जा रहे हैं, पहले बिहार का फड़िया लिया जाए ना। पहले सुन तो लीजिए भाई, आखिरी चरण के चुनाव प्रचार में सीए एनआरसी के मामले उठाए गए हैं, एनडीए की तरफ से ही उठाए गए हैं। आपके तरफ से जो एनडीए के बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये मुद्दे उठाए थे वहां पे। आप इसलिए आपके पास जवाब है नहीं, आपके पास तथ्य है नहीं, आप लगे हुए हैं। आपको क्या लग रहा है कि आप सरकार में आएंगे और नीतीश कुमार
कुमार को आप जेल भेज दीजिएगा, ये सब हवाई बातें कहीं और कीजिएगा, कौन सुनेगा, कौन मानेगा इसको? देखिए, मैं मनोज जी से क्वेश्चन करना चाहता हूं कि आज आप कह रहे हैं कि आप सरकार में आएंगे, आप नीतीश कुमार को जेल में भेज देंगे। पिछले 15 साल और 5 साल में आप रहे, तो आपको रोका किसने था? क्या बड़े भाई ने रोका था कि आप उसके करप्शन की आवाज उठाएं? जो आज आप उस पे नीतीश कुमार पे ब्लेम लगा रहे हैं, तो बिहार की जनता आपसे पूछ रही है, आज आपको कहा किसने कि उसको उनको आप तो ये जो द्वंद्व आपने बिहार की जनता के सामने रखा है, भाजपा जेडीयू और चिराग पासवान, वो बिहार की जनता आज समझ रही है कि आप सत्ता के लालच के अंदर, सत्ता के मौका परस्त लोग मौके का फायदा उठा के राजनीति करते हैं और सत्ता हासिल करने के लिए वाद और विवाद को पैदा करते हैं, और आप हर परिस्थिति को फायदा करने के लिए उसका एक इवेंट्स बनाने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री ने करप्शन करा नमे गंगे के अंदर, उन्होंने जल जो आपकी हर हर गंगा जल योजना उसमें किया, लेकिन आप 5 साल क्यों चुप रहे? आपने जो 3 इलेक्शन उनके साथ लड़े, जिस अलायंस में रहे, आप सरकार में भागीदारी रही, आप सेंटर में भी रहे, तो आप चुप क्यों थे? आज आप क्यों बाहर आए? तो आप डिक्लेयर करिए कि आपको भाजपा के लोगों ने मना करा बोलने से, या भाजपा के आज ये बताएं बिहार की जनता को कि ये गलत बोल रहे हैं। आज तीनों लोग बिहार की जनता को आप बताओ कि सच क्या है। हम सच पूछना चाह रही है बिहार की जनता आपसे। विरोध कर रहे हैं इसलिए कि ये भ्रष्टाचारी हो गई है, लूट मार की सरकार हो गई है। पहले भ्रष्टाचारी नहीं थे, औद्योगिक विकास लग रहा है, मजदूरों का पलायन जारी है। राजेश जी, आप लोग एक तरफ बीजेपी का सहयोग कर रहे हैं, दूसरी तरफ एनडीए सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी तो सरकार का हिस्सा है, तो पलायन को मजदूर हो गए, बिहार में माहौल नहीं बच गया है, लोग कोटा जाने को मजबूर हो गए, पढ़ने और पढ़ाने के लिए दोनों ही कोटा। चलिए राजेश जी, कमल जी से जवाब ही लेते। कमल जी बताइए, कमल जी, नीतीश कुमार जी का सुपड़ा साफ होगा 2020 में, महापरिवर्तन सुनिश्चित है। कि इन्होंने बोला कि हमारी सरकार बनेगी, बन रही है, तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी को जेल भेजने का काम करेंगे। ये अभी तक ये भाजपा के संग गठबंधन हो सकता है, जनता दल के संग लोजपा का न कभी रहा है, न है, और न कोई स्थिति ऐसी संभावनाएं दिख रही है। और रह गया जेल भेजने की बात, पूरे हिंदुस्तान में डंके की चोट पे मैं 2 व्यक्ति का नाम लेता हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, कि जिनके ऊपर एक काला धब्बा भी अगर लगाओ भारत के इतिहास में, तो वो व्यक्ति हमको बतावे, हमको बोलने दीजिए। कोई आदमी नहीं, और ये बोल रहे हैं कि जेल कराएंगे, जेल कराएंगे, जेल की स्थिति बन रही है। अब बोलने नहीं दे रहा है, राजेश जी, आपको पूरा मौका दिया गया था, कमल जी को अपनी बात रखने दीजिए, उसके बाद दोबारा आपको मौका दिया जाएगा, तब आप अपनी बात रखिएगा। जब आप एक आदमी जवाब दीजिए, राजेश जी, सवाल अभी आपके सवाल का वो जवाब देंगे, पहले इनसे जवाब ले लें दूसरे सवाल का। दूसरे के माइक को आप म्यूट कर दें सर, ये बाधा पहुंच जाते हैं, ये बोलने नहीं देते हैं, ये बाधा बनते हैं, क्योंकि इनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है, तो बाधक बनते हैं, बीच में बोलते हैं। एक एक बात जो माननीय उठाते हैं उसका जवाब हम लोग ईमानदारी से दें, और जो क्वेश्चन हो उसी का जवाब दें। अभी बात हुआ है जेल जाने की, सारी योजनाओं की अभी इन्होंने जांच कराइए, इस सरकार में है नहीं, ये है कहाँ, ये है कहाँ सरकार में? कहीं कोई शक नहीं है, हम इससे कोई भी समझौता करने 2 सीट वाला आदमी जो 2 से 5 सीट जीते बिहार में, वो आदमी सरकार बना रहा है, विकास का बाधक बने हुए नीतीश बाबू, बिहार की जनता की बदहाली के कारण बने हुए नीतीश बाबू, ये मुंगेरी लाल बने हुए हैं। चलिए चंद्रमोहन जी से टिप्पणी लेते हैं। चंद्रमोहन जी, देखिए, 2 से 5 सीट लाने वाली पार्टी बिहार में सरकार बनाएगी। बिहार की जनता के सामने आज बहुत बड़ा द्वंद्व आ गया है। बिहार की जनता आज देख रही है कि 3 पार्टियां जो बिहार के अंदर सत्तारूढ़ थी, उसमें एक पार्टी का व्यक्ति आके कह रहा है, प्रवक्ता, कि देश के अंदर 2 व्यक्ति है, एक नरेंद्र मोदी, एक नीतीश कुमार, ईमानदारी का पुरुष, और एक पार्टी का प्रवक्ता बाहर आके कह रहे हैं कि मैं हनुमान भक्त नरेंद्र मोदी का, लेकिन वो भी नरेंद्र मोदी का नाम लगा के नीतीश कुमार को करप्ट कह रहा है। आप ये देखिए कि एक ही व्यक्ति के सामने 2 मुख दिखा के
एक व्यक्ति ईमानदार बनाया जा रहा है, बिहार की जनता समझे, और एक व्यक्ति करप्शन से युक्त बनाया जा रहा है। तो जो ईमानदार व्यक्ति है उसने 15 साल तक करप्शन वाले व्यक्ति के साथ कराया, तो बिहार की जनता इस बात को समझे कि कौन करप्ट है, जिसपे ब्लेम लगाते हैं वो, या जो लोग सत्ता के लालच के अंदर के साथ 15 साल का शासन बचे, और वो व्यक्ति लोजपा का प्रवक्ता है जो एक अपने प्रधानमंत्री को ईमानदार बताते हैं और चीफ मिनिस्टर को करप्ट बताते हैं, और वो भी बिहार के अंदर 15 साल सत्ता का मजा लेते हैं, इलेक्शन पे आने के बाद करते हैं। तो ये मौका प्रस्त राजनीति आज बिहार की जनता देख रही है, उसी के ऊपर वोट करेगी और इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। बीच में हस्तक्षेप करते हैं। चलिए फिलहाल रोहित जी सवाल मेरा आपसे होगा, देखा जाए तो कई सारे मुद्दे इस चुनाव में दिखाई दे रहे हैं और कई तरह के दावे भी हर पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। क्या वाकई में इन दावों की और इन वादों की जरूरत है? अगर विकास हुआ है तो धरातल पर दिखाई क्यों नहीं देता? उल्टी बात करते हैं। देखिए भाई साहब, अब हमारे डिबेट का भी समय समाप्त हो रहा है। मैं दो बात प्रमुखता से कहना चाहता हूँ और ये बहुत गंभीर बात है। एक तो लोक जनशक्ति पार्टी लगातार जनता को बरगला रही है। चिराग जी को इस बात की जानकारी हो गई है, आज वो कितने उनको अर्थी बचाना मुश्किल हो जाएगा भारत जनपद का, क्योंकि वो 2 बार के लोकसभा के एमपी हैं। नीतीश बाबू भैया अपनी बात बोल लीजिए। अब हम बोले इनके बीच में ये क्या चीनी मिल की बात करेंगे, ये चीनी मिल की क्या बात करेंगे? इनको जानकारी है 100 बरस 50 बरस पुरानी चीनी मिल है, अब वो नई तरह से स्थापित हो रही है, क्या बात करेंगे? कोई जानकारी नहीं है सर। जो लोग 6 महीने पहले बिहार के नहीं, क्या काम करेंगे? क्या जानकारी है उसको बिहार के? कोई जानकारी नहीं है उसको बोलने की, कोई अनुभव नहीं है उनको दिखाते हुए कहा कि बिहार के मजदूर बिहार वापस नहीं, कोई अनुभव नहीं है। मैं एक बात कहना वो चाहती उनकी चलिए श्वेता जी के पास में आता हूँ। श्वेता जी, सवाल वही आपसे है, क्या वाकई में इतने वादे करने की जरूरत थी? अगर विकास हुआ तो धरातल पर दिखाई दे रहा है, जनता भी देख रही है वो विकास। कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। कमल जी, राजेश जी, आपको भी मौका दिया जा रहा है। अंतिम टिप्पणी, फिलहाल समय कम है हमारे पास। नीतीश बाबू ने कहा था कोरोना काल में जितने मजदूर सबको सामान मिला है, घर में काम कमल जी आपके पास आ रहा हूँ मैं, आपके पास पहुंच। एक महीना में काम कर रहा है, मजदूर फिर से लोग काम कर रहे हैं। कमल जी टिप्पणी पहले श्वेता जी से लेते हैं। श्वेता जी, सबको रोजगार मिला हुआ है, ये खाली रटी रटाई बातों में बिहार की जनता का भ्रम। श्वेता जी, अंतिम टिप्पणी आपकी। पूछिए, कोई नहीं लौटा, सब बीमारी में आए, सब वापस जाके काम कर। श्वेता जी, आवाज मिल पा रही है आपको? लगे हुए एक शब्द को पकड़ के पुष्टिकरण की राजनीति करके नीतीश बाबू बिहार की जनता को बरगलाने का बरगला तो ये लोग कर रहे हैं। अब बरगला तो ये लोग हैं, बिल्कुल उठ चुका है। चलिए राहुल जी, अंतिम टिप्पणी, अगर वाकई में विकास हुआ है तो इन झूठे वादों की और इन दावों की जरूरत क्या है? विकास जो होना चाहिए वो नहीं, चाहे पुराना शासन हो, 15 साल का नया शासन हो, आप देखेंगे तो विकास नहीं हुआ है। देखिए, मैं लास्ट में डिबेट में खत्म कर रहा हूँ। बिहार की जो स्थिति है, बिहार जिस तरह से बिहार बाढ़ की समस्या से जूझता है और बिहार में भारी जनसंख्या घनत्व है, ये दोनों स्थितियों से युक्त हमारा जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश ने 2013 से 2020 के बीच में 7 वर्षों में अपने पूरा कायापलट कर लिया है। वो टेक्सटाइल के क्षेत्र में दुनिया में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन चुका है। जिस तरह से वो रोजगार उसमें लोगों को मिला है, बिहार को उसी तरह के रोजगार मॉडल की जरूरत है। अभी यहाँ पे माइक्रो फाइनेंसिंग की बातें की जा रही थी, ये माइक्रो फाइनेंसिंग की बातें केवल डिबेट में रह जाती हैं। अगर उस मॉडल को लेकर आप आगे बढ़ेंगे और बिहार की जनता और युवा जो अब नई आकांक्षा है वो यही है, अब आप लोगों को रोटी कपड़ा मकान इसी के ऊपर कब तक उलझा के रख सकते हैं? तो ये मामला भले राजनीतिक दल उनको बेवकूफ समझे, लेकिन मैं आपके चैनल पर स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि बिहार की जनता की आकांक्षाएं बदली हैं, उनकी मांगें बदल चुकी हैं। चलिए, आकांक्षाएं बदली हैं और लोगों की जरूरतें भी कहीं न कहीं बदली हैं और शायद यही वजह है कि लगातार विरोध कर रही है जनता अब राजनेताओं का और सत्ताधारी दल का भी। रोहित जी, टिप्पणी, अंतिम टिप्पणी आपसे भी चाहूंगा। देखा जाए तो लगातार चर्चा हो रही है, लगातार कहा जा रहा है विकास है और हमने काफी विकास किया है, जिसको लेकर भी हो हल्ला भी हो रहा है। किस तरह से देखा जाए, अगर विकास है तो जरूरत क्या है झूठे वादों की, झूठे दावों की और इस तरह के नए नए प्रलोभनों की? चलिए, तो फिलहाल इस चर्चा में अभी बस इतना ही। चंद्रमोहन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्वेता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी, आपका धन्यवाद। कमल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल
चुनाव प्रचार के बाद अब मतदान जोरों पर है। अंतिम चरण का यह मतदान है। इसके बाद 10 तारीख को जनता अपना फैसला सुनाएगी और परिणाम दिखाएंगे कि आखिर बिहार की सत्ता की चाबी किसको सौंपी गई है। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब देखते रहिए सहारा समय। सारा